पे चेक करके बताइएगा जरा मुझे। इसको थोड़ा आगे करना होगा। लाइट सबको सही आ रही है? एक बार मुझे बताएंगे जरा। क्लियर है? ओके 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 ओके, नहीं नहीं सही है, बढ़िया, बेहतरीन। आइए तो आज आप लोगों को, जैसा कि मैंने बोला कि आज आपको समुंदर की ओर लेकर चल रहा हूं मैं, नदियों की ओर नहीं, समुंदर लेकर चल रहे हैं। ठीक, हमारे कांटेक्ट नंबर की क्या जरूरत है, मैं तो आप लोगों के साथ में ही हूं। सुशांत सर है, कोई भी डाउट हो आप उनको आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक, सो आइए आज मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट दिखाता हूं। देखिए, ये अभी हमने एक पेनिनसुलर इंडिया का फोटो बनाया है। पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट हम लोग दिखा रहे हैं, जिसको कि आप प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। प्रायद्वीपीय भारत हम लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं प्रायद्वीपीय भारत? ओके, अब तो सही आ रही है लाइट? लाइट बढ़ा दिया जाए। ओके, कई बार तो मोबाइल के भी लाइट बढ़ाने पड़ जाते हैं भाई जानी। देखिए, दिस वन इज, भारत जो है ये इंडियन ओशियन का सिरमौर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। वी आर द रीजनल पावर ऑफ इंडियन ओशियन। ठीक है, हम लोग हिंद महासागर की क्षेत्रीय शक्ति है। क्लियर है पॉइंट? ओके, अब पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि इंडियन ओशियन से जो भारत का भाग लगता है तो वो क्या कहलाता है। वेरी नाइस। आइए देखिए, ये जो भाग आप देख रहे हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड बे ऑफ बंगाल। इस भाग को हम लोग कहते हैं बे ऑफ बंगाल। क्लियर है पॉइंट? अब जानी जी को अब सही लग रहा है, भैया आपका नाम ही जानी है, ये मतलब आजकल बच्चों के नाम भी माता पिता बड़ा बढ़िया रखते हैं, जानू, जानी, हाँ, मतलब पुच्चू, ऐसे ऐसे नाम लोग रखते हैं अपने बच्चों के। मतलब मुझे बड़ा यूनिक लगता है, मतलब अच्छा है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। लेकिन बच्चे तक ही सही रहते हैं, वो बड़े भी हो जाते हैं, पुच्चू बेटा इधर आ, पुच्चू बेटे आ रहे हैं 25 साल के पुच्चू सर, तो ये बच्चों के नाम थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं जब बच्चे ना, तो पुच्चू से थोड़ा सा उनको नाम बदलने की जरूरत पड़ती है। हाँ, विक्की करोल, या वेलकम ब्रो। तो आइए देखिए, ये बे ऑफ बंगाल है और इस तरफ जो है ये है अरेबियन सी, अरब सागर, और निचले भाग में आपका होता है इंडियन ओशियन। अब आप कहेंगे कि मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आप मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और अच्छा, अमन सिंह, वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा 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 अच्छा, जो शायरी भी करते हैं अपने, तो मिस्टर एंड मिसेज जानी रखा है भाई, मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आया मुझे। ओके, चलो बड़े बढ़िया है, मतलब या तो आपके साथ मिस्टर आप है तो आपकी कोई मिसेज भी होंगी फिर तो। आइए देखते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। सो व्हाई दिस पार्ट इज कॉल्ड द बे एंड दिस पार्ट सी, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि खाड़ी में, हिंदी में खाड़ी ही है। और यहां तक आप सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पर? एक बार मैं जरा स्क्रीन चेक कर लूं। हाँ ठीक है, सही है। सो अच्छा, जानी का नाम अनुज चौधरी है और इसकी गर्लफ्रेंड भी शायर है, वो तेरी भला, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग तो मुशायरे में आइए भाई, हमारा भी मुशायरा चलता है। मैं भी कभी कभी शेर व शायरी दिलो आगाज से निकलती एक अंजाम पहुंचाने के लिए, तो बस ऐसा ही है, हो जाता है कभी कभी। देखिए, जीवन में हंसते मुस्कुराते रहिए, जिंदगी का क्या पता है। तो आइए देखिए, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है। ये बे ऑफ बंगाल इसलिए इसको कहते हैं इस पार्टिकुलर एरिया को, कि बंगाल जो था एक ट्रेड हब था पहले। ध्यान रखिएगा, जो बंगाल का भाग है वो ट्रेड हब था, यहाँ से व्यापार होते थे। इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब व्यापार करते थे बंगाल के साथ। बंगाल व्यापार करता था आपको मिडिल एशिया और अरेबियन कंट्रीज के साथ। आपको सिल्क रूट भी, अगर रवि मिश्रा सर से आपने पढ़ा होगा, ठीक है। फिर अरेबियन व्यापार करते थे आपको यूरोपियंस के साथ में। तो ये सीरीज चलता था बेसिकली।
ओके, सो यहां पर बे क्यों कहते हैं, हिंदी है इसका बंगाल की खाड़ी। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी, और इस तरफ में है अरब सागर। Why this part is called सागर and this part is called the खाड़ी, इसको भी जानना जरूरी। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आप जो आप बेसिकली क्या है स्थिति कि, थोड़ा इसको सही कीजिए, एक मिनट, ओके नाउ इट्स गुड। सो बेसिकली क्या है कि खाड़ी क्या होता है, सागर क्या होता है, इसको भी आपको जानना जरूरी है। सागर क्या होता है, तो ये एक ओपन एरिया है और महासागर के छोटे भाग को हम लोग सागर कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, महासागर का छोटा भाग है, ये ओपन एरिया के रूप में आपको दिख रहा है। मगर ये जो खाड़ी आप देख रहे हैं, खाड़ी 1 2 3 तरफ से लैंड एरिया से घिरा हुआ है, और ये जो महासागर का जल जब कंटिनेंट में अंदर तक समाहित हो जाता है, और विच इज ऑल्सो 3 साइडेड सराउंडेड बाय लैंड एरिया, तो हम लोग इसको क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। चीजें क्लियर हो रही होंगी कि खाड़ी क्या है, सागर क्या है। खाड़ी एक ऐसा जलीय भाग जो 3 तरफ से लैंड एरिया से क्या होता है, घिरा होता है। इट इज अ वाटर बॉडी विच इज सराउंडेड बाय 3 साइडेड लैंड एरिया। क्लियर है पॉइंट क्लियर हो रहे हैं? कमेंट में आप यस करते हुए चल सकते हैं, आई कैन रीड योर कमेंट्स। और सी जो है ये छोटा भाग है ओशियन का। अब एक पॉइंट आपको मैं इसमें दिखाता हूं, जरा देखिए। अरेबियन सी आप सबकी जानकारी में है। अब जरा सा पॉइंट देखिए कि ये जो भाग है, दिस वन इज कॉल्ड गल्फ ऑफ कच्छ, और ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं गल्फ ऑफ खंबात, और इसी का एक और नाम होता है गल्फ ऑफ कैम्बे। देखिए इसका हिंदी में लिख दे रहा हूं आपको, खंबात या कैम्बे की खाड़ी, खंबात या कैम्बे की खाड़ी। क्लियर है पॉइंट? ओके गुड, वेरी नाइस। आइए तो आगे की ओर चलते हैं। ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है और गल्फ ऑफ खंबात है, ये दोनों ही गुजरात में आपको देखने को मिल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो गल्फ ऑफ कच्छ है या गल्फ ऑफ खंबात है, गुजरात में आपको देखने को मिलता है। आपको आगे मैं बताऊंगा कि यहाँ पर है दमन, ये सॉरी दीव, और इस भाग में है दमन। क्वेश्चन ये आपको सीएपीएफ में या फिर सीडीएस में आया हुआ कि दमन और दीव को कौन अलग करता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि दमन और दीव को कौन अलग करता है। आंसर क्या हो गया, गल्फ ऑफ खंबात या गल्फ ऑफ कैम्बे, दोनों एक ही है, खंबात या कैम्बे की खाड़ी, जो कि कहां पर है, गुजरात में। अब आपको पॉइंट यहां पर यह करना है कि उस भाग में आपने देखा है कि बे, खाड़ी को हम लोग बे कहते हैं, जबकि इस भाग में आप कह रहे हैं गल्फ। गल्फ ऑफ कच्छ क्यों कहते हैं? अब आपकी बारी आई है कि इस भाग को हम लोग गल्फ क्यों कहते हैं, उस भाग को हम लोग बे क्यों कहते हैं। और थोड़ा वाचिंग और लाइक पर ध्यान रखिएगा। जब भी मेरी क्लास और इवन किसी की भी क्लास अगर आपको पसंद आती है, आपके इतने बेहतरीन जीएस के टीचर टीम है, सुशांत सर ने इतनी बेहतरीन टीम बनाई है, तो आप सब लोगों को लाइक और शेयर करना बनता है, ठीक है, ताकि जो मैक्सिमम बच्चे जो अभी तक भी नहीं जान पाए होंगे कि हाँ यहाँ पर किनकी क्लास चल रही है, तो वो आप जान पाएंगे। उनको आप जब शेयर करेंगे तभी तो वो जान पाएंगे। ओके, सो आइए देखते हैं गल्फ क्यों कहते हैं, बे क्यों कहते हैं। बे जो देखिए वाइडिस एरिया है, विस्तृत भाग है,
थोड़ा बड़ा जलीय भाग है, विस्तृत भाग है, जो कि 3 तरफ से लैंड एरिया से घिरा है। इसको हम लोग खाड़ी और बे कहते हैं। जबकि ये भाग देखिए, ये नैरो भाग है, ये छोटा सा भाग है। नैरो भाग अगर देखेंगे, इसका जो ओपनिंग माउथ जो एक स्थिति होती है वो नैरो होता है वहां पर, और ये जो होता है इसको हम लोग गल्फ कहते हैं। ठीक है, इसका जो माउथ जो रहता है, जो ओपन एरिया होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा शेयर कर दिया है धीरज, वेरी नाइस ब्रो। हाँ, जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप राइट डाउन भी करके चलेंगे। अभी मैंने सिस्टम आपको इसी लेवल पे मैं पढ़ाता भी हूँ, स्लो, और बहुत ज़्यादा भी स्लो नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, आप आराम से अपने नोट्स बना के लिख सकते हैं। ठीक है, सो गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भाग नैरो हो जाता है और यहाँ पर ओपन एरिया आपको देखने को मिल रहा है। ये जो भाग है ये पूरी तरह से ओपन दिख रहा है। गल्फ नैरो होती है एंड वे वाइड होता है। वेरी नाइस, प्रियंका जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया। सो आइए अब आपको इसके आगे हम लोग लेके चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने में ये पार्ट आप देख पा रहे हैं, देखिए यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा आपके सामने में श्रीलंका, ये इंडिया है और ये है श्रीलंका। अब पॉइंट देखिए कि श्रीलंका में और इंडिया के बीच में आप सब लोग जानते हैं, अभी मैं लिखाऊंगा इस चीज को कि भारत श्रीलंका कैसे अलग होते हैं, बट आप भारत के मैप के साथ श्रीलंका को हमेशा क्यों दिखाते हैं, ये भी चीज जानिए। भारत के मैप के साथ ही श्रीलंका को आप क्यों दिखाते हैं? ओके, क्लियर है पॉइंट? सो यहां पर देखिए, इस भाग में एक मन्नार की खाड़ी आपको जानकारी का, दिस पार्ट, ये जो भाग है ये है मन्नार की खाड़ी। लेकिन ये गल्फ ऑफ मन्नार तभी बनेगा जब ये भाग भी 3 तरफ से लैंड एरिया से घिरा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये भाग 3 तरफ से लैंड एरिया से घिरा होगा तभी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? गल्फ कहेंगे। सो 1, 2, तो तीसरा कौन सा भाग है? ठीक, तो तीसरा भाग आप देख रहे हैं वो रहा ये। मैंने 2 आइलैंड्स आपको बना के दिखाए हैं, ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको 2 आइलैंड्स बना के यहां पर दिखाए हैं। एक आइलैंड जो है इसको हम लोग कहते हैं पंबन द्वीप, आजकल बड़ा हाईलाइटेड, और यहां से क्वेश्चन अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी आया था, पंबन द्वीप। और दूसरा जो भाग है ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं मन्नार द्वीप, इंग्लिश में लिख दे रहा हूं मैं, ये है मन्नार आइलैंड एंड दिस वन इज पंबन आइलैंड। क्लियर है अभी तक पॉइंट? अब हम लोग आगे की ओर मूव कर रहे हैं। आज आप बे, गल्फ, स्ट्रेट, चैनल जो भी है सारी चीजों को जानेंगे, कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया, पूरे समुद्री भाग की आपको जानकारी दी जाएगी, फुल नॉलेज समुद्र के संदर्भ में। और आप में से अगर कोई सीजीएल वगैरह देगा, कोस्टल एरिया में आपकी पोस्टिंग हो, एज एन एग्जामिनर आपकी पोस्टिंग हो, तो आपको इन सब भागों में जाना होगा। ठीक है, सो आइए आगे देखते हैं हम लोग। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को? बड़े सिंसियर होकर सभी बच्चे पढ़ रहे हैं और बड़ा मुझे मजा आता है कि आप इतने सिंसियरिटी के साथ में, कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ रहे होते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ा कंसेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। ओके, देखिए ये मन्नार की खाड़ी है और ये पंबन द्वीप है, ये मन्नार द्वीप है। पंबन द्वीप इंडिया की तरफ में हो गया, मन्नार द्वीप श्रीलंका की तरफ में हो गया, और इन दोनों के बीच में आपके जय श्री राम का नारा तो हम लोग सुबह सुबह लगाते हैं। हाँ, अभी 5 अगस्त को राम जन्मभूमि पर राम मंदिर शिलान्यास की स्थापना हुई। आप सब लोग को जब भी मौका मिले जरूर जाइएगा एक बार रामलला के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर मान्यताएं हैं, प्रचलित मान्यताएं के हमारे ग्रंथों में लिखित है कि राम जी ने इस पंबन द्वीप पर स्थित स्थान है धनुषकोडी, उससे लेकर मन्नार द्वीप को पूरी तरह से जोड़ दिया था, चट्टानों की श्रृंखलाएं बना दी और एक ब्रिज बना दिया। नल नीर उसके आर्किटेक्चर थे, आप सबने ना देखा होगा रामायण अगर ध्यान में हो किसी को तो। ये बीच में बनता है राम सेतु, ये है नाम आपके सामने में राम सेतु। मैं इसको जरा मिटा रहा हूं, बंगाल की खाड़ी आप जान चुके हैं, राम सेतु हमने जाना। और इसी राम सेतु को हम लोग एक और नाम क्या जानते हैं? एडम्स ब्रिज कहते हैं।
इसे हम लोग एडम्स ब्रिज कहते हैं। ठीक, बट है ये राम सेतु। अब अपने देश की ये अवस्था है नहीं, अवस्था बना दी गई है हजार वर्षों के शोषण गुलामी की स्थिति के कारण। हमारे देश में पृथ्वीराज चौहान जैसे आपको वीर भी रहे हैं, शासक भी रहे हैं, ठीक, और लास्टली आपको नेहरू भी देखने को मिलते हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने कितना पढ़ा, उससे ज्यादा आपने महमूद गजनी और गजनबी के बारे में पढ़ लिया। हाँ, बताइए जरा सा, आपने कितने ऐसे शासकों के बारे में पढ़ा मुगल काल के संदर्भ में, उनको दबा करके मुगल काल को दिखाया। कुछ अव्यवहारिक जो थे उन्होंने अच्छे सुधार किए, मगर ये ध्यान रखिएगा, मगर हमें जब देश आजाद हुआ तो अपने संस्कृति सामाजिक रिचुअल्स को और बेहतर करना था, वहां हमने कमियां की। वो अंग्रेज जाति प्रथा को कम करने आए थे, हमने जाति प्रथा को और एक तरह से आपने आरक्षण देकर बढ़ावा ही दिया। ठीक है, कई स्थानों पर आरक्षण की जरूरत थी, लेकिन तरीके थोड़े से सही नहीं थे, अब उसको सुधार करने की जरूरत है। आइए, क्योंकि आप पर्सनालिटी को इंप्रूव कीजिए, बेबाक बनिए, ठीक है। ज्योग्राफी तो सर अब अच्छी लगने लगी है। देखो, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, टेक्निकल है पूरी तरह से। मैं मैथ्स ऑनर्स हूँ किरोड़ीमल कॉलेज से, ठीक है, कोई टॉप ऊपर नहीं हूँ, लेकिन मैथ्स ऑनर्स मैंने किया हुआ, आईआईटी की तैयारी किया था मैंने। मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, एंड सो द मैथ्स फैकल्टीज आर माई फेवरेट ऑल्सो। बट ज्योग्राफी से मैंने जब यूपीएससी दिया तो एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा आर्ट की तरह इसको पढ़ने का तरीका नहीं है। देखिए चीजों को मैं जैसे समझा रहा हूं, इंडिया, श्रीलंका, पंबन द्वीप, एडम्स ब्रिज और ये मन्ना आइलैंड। पंबन द्वीप पर ही राम जी ने शिव जी की आराधना किया, इसको हम लोग इस द्वीप को नाम देते हैं रामेश्वरम। लीजिएगा, पंबन आइलैंड इज ऑल्सो नोन बाय रामेश्वरम द्वीप। ये वही आइलैंड है जहां पर एपीजे अब्दुल कलाम ने जन्म लिया था। गेटिंग अ पॉइंट? पाक स्टेट पे आ रहा हूं भाई। वेरी नाइस जानी भाई। कोई बता सकता है आप में से कि ऐसा कौन सा शासक था जो, अच्छा आप तो खैर जान ही रहे, बहादुर शाह जफर, खैर आप लोग जफर नाम से वो शायरी करता था। जानी भाई को देख के शायरी की आइए, जरा सा आवाज को सही करवाइए भाई, लाना होगा बैटरी। ठीक है, उधर उधर रखा। 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए। यार बैटरी, कीजिए चार्ज। हेलो, आवाज आ रही है मेरी फिर से? क्लियर है?
हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। आवाज़ आप सब लोगों को आ रही होगी मेरी? ओके, एक मिनट एक मिनट, ये सॉरी, आप सब लोगों को थोड़ा सा परेशानी हो गई। मेरी बैटरी इधर चार्ज नहीं थे, तो एक बैटरी लेने ही भेज रहा था कि भाई एक नया बैटरी लेके आओ। आइए फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। आवाज़ मेरी आ रही है? एक बार कमेंट कीजिएगा तेजी से। एक बच्चे ने लिखा कि शैलेंद्र पंचाल ने इसे एडम्स ब्रिज क्यों कहते हैं। एडम्स माना जाता है कि आदम जी वहां से होकर गुजरे थे, तो उसको नाम कर दिया है एडम्स ब्रिज। बट गुजरने से नाम नहीं पड़ता, वो तो नाम में, चूंकि एक्चुअली क्या है ना कि पुरातन अगर शास्त्र को देखें तो हम लोग राम जी का नाम लेते हैं कि हाँ राम जी ने ये पुल बनाया, तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए अंग्रेजों ने इसको एडम्स ब्रिज कर दिया। एडम्स कौन थे वो कुछ भी आपको बोलने की ज़रूरत वहाँ पर नहीं है। ठीक है, चीज़ें क्लियर है? सो आइए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं। अब देखिए पॉइंट आउट आपको यहाँ पर क्या करना है, वो ये रहेगा, आपको लिखना है एक पॉइंट। मैं सारे पॉइंट लिखवा के भी रखता हूँ, इसको नोट कीजिए अपने साथ में कि एडम्स ब्रिज और राम सेतु कनेक्ट्स, ध्यान दीजिएगा, एडम्स ब्रिज और राम सेतु कनेक्ट्स धनुषकोडी पंबन आइलैंड तमिलनाडु टू, फिर हिंदी भी लिखवा रहा हूं, टू तलई मन्नार जाफना पेनिनसुला श्रीलंका। क्लियर है पॉइंट? ओके। नहीं, अभी थोड़ा बैटरी भी एक्सचेंज करवा देता हूँ ना, थोड़ा वॉइस और क्लियर रहेगा। एक्चुअली मैंने लगाया तो था चार्ज करने के लिए, लगता है कि कुछ ढीला रह गया होगा, चार्ज ही नहीं हुआ। सो एडम्स ब्रिज कनेक्ट्स धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु टू तलई मन्नार जाफना पेनिनसुला श्रीलंका। देखिए इसका हिंदी क्या रहेगा, हिंदी में आपको लिख दे रहा हूं। एडम्स ब्रिज धनुषकोडी पंबन द्वीप लिख लेंगे, ये तो आप आराम से, तमिलनाडु को, पंबन द्वीप तमिलनाडु को तलई मन्नार, तमिलनाडु को ऐसे लिखेंगे, तलई मन्नार जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका से जोड़ता है। एडम्स ब्रिज धनुषकोडी पंबन द्वीप तमिलनाडु को तलई मन्नार जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका से जोड़ता है। ये कनेक्टेड है, ठीक है, ये आपको कनेक्टेड है। और जो श्रीलंका का भाग हम लोग देखें तो ये भी पेंजिया के भाग के रूप में ही आपको देखने को मिलता है। जैसे पेंजिया के भाग में गोंडवाना लैंड में हम लोग प्रायद्वीपीय पठारी भारत को देखते हैं, श्रीलंका का भाग भी उसी प्रकार से है। वेस्टर्न घाट जो है उसका विस्तार श्रीलंका को भी माना जाता है। ध्यान रखिएगा, वेस्टर्न घाट के विस्तार में हम लोग श्रीलंका को भी शामिल करते हैं। क्लियर है पॉइंट? ओके, आइए अब आपको आगे लेके चलता हूं। एक बच्चे ने पाक स्ट्रेट कुछ लिखा था, क्या नाम था बच्चे का? ओ डेविल। ओके यार, इसने डेविल नाम क्यों रखा है?
हाँ, आइए अब मैं आपको दिखाता हूं पाक स्ट्रेट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाक स्ट्रेट। ठीक, पाक स्ट्रेट पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। और अभी मैं आपको इस साल के एनडीए जाफना पेनिनसुला, प्रियंका जी ने लिखा है जाफना पेनिनसुला की अगर हम लोग चर्चा करें प्रियंका जी, तो ये पूरा पार्ट आपको जाफना पेनिनसुला हो जाता है। इस पूरे भाग जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका है दैट इज सो कॉल्ड द जाफना पेनिनसुला। कभी जो क्वेश्चन बन जाए जाफना प्रायद्वीप किस देश में है, श्रीलंका। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है पॉइंट। अब मैं आपको एक पॉइंट दिखाता हूं और इसी फिगर में उस चीज को भी आप देख अच्छा एक पॉइंट और आप लिखिए यहीं पर, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। एक पॉइंट और मेंशन करेंगे, पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। पंबन आइलैंड इज सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। पंबन आइलैंड इज सिचुएटेड इन गल्फ ऑफ मन्नार। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। ठीक, व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन ओशियन, ये यूपीएससी के संदर्भ में मेंस में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संदर्भ में हिंद महासागर की क्या प्रासंगिकता है, रेलेवेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। एक दो नहीं 15 से 20 पॉइंट आप लिख सकते हैं। जानी भाई को मैं बताना चाहूंगा कम से कम 15 से 20 पॉइंट आप यूपीएससी में, हम लोग ये आंसर राइटिंग करते हैं मेंस राइटिंग में। इंडियन ओशियन आप देखिए, भारत हिंद महासागर का सिरमौर है, क्षेत्रीय शक्ति है, रीजनल पावर है, मैक्सिमम कोस्टल लाइन है इंडियन ओशियन का भारत में, मैक्सिमम सबसे लंबी तट रेखा है। और आपको पता होना चाहिए व्यापार मैक्सिमम जो होता है वो समुद्री मार्ग से होता है, प्राचीन काल में भी और आज भी 93% ट्रेड जो होते हैं, मोर देन 90%, दैट इज डूइंग थ्रू द शिप ट्रेड और ओशियन ट्रेड रूट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, इंडिया के जब पंबन द्वीप भारत में ही है तो इंडिया के ही तो जुरिस्डिक्शन में होगा, और किसके होगा, रामेश्वरम। पंबन द्वीप को ही तो रामेश्वरम लिखवाया है, यही तो आपके एपीजे अब्दुल कलाम रहते थे, उनका जन्म हुआ था यहां पे। ठीक, आप सब लोग को अगर जिस दिन सिलेक्शन हो जाए तो आप इंडिया में यहां जाइएगा जरूर। इस द्वीप पर जाने के लिए मेनलैंड से द्वीप तक के लिए रेलवे चलती है, द मोस्ट डिजास्टर्स रेलवे ट्रैक और रूट ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द, ठीक है, विश्व के 10 सर्वाधिक खतरनाक रेलवे रूट में से शामिल होता है, जो भारत के मेनलैंड से पंबन द्वीप पर रामेश्वरम, रामेश्वरम एक जंक्शन है ना, आप जा सकते हैं वहां पर, बहुत ही खतरनाक। अब ऐसा है कि अब वहां पे एक नया पुल बनाया जा रहा है, गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया, एक नया पुल बनाया जा रहा है। ठीक है, तो वो पुल ऐसा है कि जब भी ज्यादा ज्वार आता है तो ज्वार ज्यादा आ जाता है तो सागर तल जो होता है वो ऊपर उठ जाता है, वो पुल पर पानी आ जाता है, जबरदस्त वेव्स होते हैं, इसलिए उसको खतरनाक माना जाता है। ठीक है, तो आपने अभी एक पॉइंट लिखा है कि पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है और रामेश्वरम द्वीप किसको कहते हैं, पंबन द्वीप को ही कहते हैं। यहीं पर है बाबा के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक रामेश्वरम महादेव। आपको जरूर नाम याद होने चाहिए, चाहे वो बाबा विश्वनाथ बाबा हो, चाहे बनारस के हो, ओंकारेश्वर हो, ऐसे आपको केदारनाथ इस तरह से नाम अगर ध्यान में आ रहा हो, सोमनाथ, तो आपको जरूर ध्यान, बद्रीनाथ मत बोलिए, बद्रीनाथ में विष्णु जी है। ठीक है, इसलिए भावनाओं में बह गए। ठीक, तो ये भी ध्यान में रखना है। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए पाक स्ट्रेट के बारे में, फिर मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा और एक दिन मैपिंग का पार्ट भी आपको मैं करवाऊंगा। यह है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट और जल संधि, पाक स्ट्रेट और जल संधि। क्लियर है। अब आप जल संधि को ही हम लोग कहते हैं जल डमरू मद। अब कैसा डमरू है अभी दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये एडम्स ब्रिज के ऊपर जाएंगे, ऊपरी भाग में पाक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। एडम्स ब्रिज के ऊपर पाक स्ट्रेट होगा, उसके नीचे मत बनाइएगा। ठीक है, सो पाक स्ट्रेट है, ये जल संधि है, जल डमरू मद है। तो कौन से दो जलीय भाग को ये जोड़ता है,
इसको भी हम लोग देखेंगे कौन से दो जलीय भाग को ये जोड़ता है। क्लियर है सब लोगों को? अब देखिए एक पॉइंट यहां पर, ये है गल्फ ऑफ मन्नार, इधर है आपको बंगाल की खाड़ी, और एक मैं आपको पाक बे भी दिखा देता हूं। देखिए जरा सा, ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं, ये तो आप जान चुके हैं, ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं पाक बे, पाक की खाड़ी। और ये वो पाक नहीं है जो नापाक है, ध्यान रखना है, पाक की खाड़ी। क्लियर है पॉइंट? डेविल भाई हमारे क्लियर है पॉइंट? ठीक, तो ये आपको सीरीज लगाने को कभी मिलेगा तो वो भी मैं बताऊंगा आपको कि ये है बंगाल की खाड़ी, देन पाक स्ट्रेट, पाक बे, एडम्स ब्रिज, और फिर है मन्नार की खाड़ी। इसका एक दिन मैं आपको मैपिंग में क्रोनोलॉजी ऑर्डर भी दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखिए पाक स्ट्रेट क्या होता है ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इस तरफ में है बंगाल की खाड़ी का जल, इधर की ओर है बंगाल की खाड़ी, और इस भाग में है मन्नार की खाड़ी। जरा ध्यान दीजिएगा, बंगाल की खाड़ी की जगह हो सकता है कई बार पाक बे भी लिख देता है, पाक बे और मन्नार की खाड़ी ये भी लिखा हुआ आ जाता है कई बार। अगर ऐसा ना हो तो ये बे और बंगाल जान ही रहे हैं। जब यूपीएससी वगैरह में आप प्रॉपर जाते हैं वहां पर कई बार मैंने देखा है कि बंगाल की खाड़ी न देकर पाक बे दे देता है। ठीक है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। डेविल इज मच बेटर देन पुचू। या हर्ष, वेरी नाइस ब्रो। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी ऐसा फील होता है, मैंने देखा है ना, मतलब अब मैं क्या बोलूं। ठीक अब देखिए ये है आपके लिए, यहां तक आप देख पा रहे होंगे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये है गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार। अब पॉइंट ये देखिए कि बच्चे मजा ले रहे हैं, बढ़िया। अब देखिए पॉइंट यहां पर यह है कि जब दोनों का जलीय भाग आपस में मिला तो ये घोल क्यों नहीं बना, इस पर जरा सा सवाल उठता है। इसको स्ट्रेट क्यों कहते हैं, जल संधि क्यों कहते हैं, जल डमरू मध्य क्यों कहते हैं? पॉइंट यहां पर यह है कि जब डिफरेंट डेंसिटी वाले जल आपस में घुलते हैं, जब डिफरेंट डेंसिटी वाले जल आपस में मिलाए जाते हैं, मिक्सअप किए जाते हैं, तो उनका सॉल्यूशन नहीं बनता। ये आप फिजिक्स में पढ़े होंगे सुशांत सर के साथ में। ठीक, तो फिजिक्स केमिस्ट्री में बेसिकली। तो अब आप देखिए कि ये दोनों जब जलीय भाग आपस में मिल रहे हैं तो इनके बीच में एक लाइन देखने को आपको मिल रहा है। इधर दूसरे कलर हो सकता है, दूसरे डेंसिटी की जल है, इधर दूसरे डेंसिटी की जल है। दैट मीन्स जो स्ट्रेट बनते हैं उसमें मेन जो इफेक्ट होता है किसका, डेंसिटी, घनत्व। अगर घनत्व दो होंगे, अलग अलग जलीय भाग के अलग अलग अगर घनत्व होंगे, ठीक है, तो ऐसे में दोनों जल आपस में घोल नहीं बनाएंगे, सामने सामने होंगे और बीच में एक लाइन आपको देखने को मिलेगा। यही होता है पाक स्ट्रेट, यही होता है आपको जल संधि, यही होता है जल डमरू मध्य। और यहां चूंकि नाम दिया था पाक नाम के व्यक्ति जो ब्रिटिशर्स थे, इन्हीं के नाम पे पड़ा है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। गेटिंग अ पॉइंट? पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। लिखिए इसको तेजी से जरा सा। पाक जल संधि और पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है एवं भारत को श्रीलंका से अलग करता है। पाक स्टेट्स कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल टू गल्फ ऑफ मन्नार एंड सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। ठीक, क्लियर है पॉइंट? तो ये हमने देखा अभी पाक स्ट्रेट के बारे में। क्या आप में से
कई लोगों ने पाक स्टेट तो बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या आप में से किसी ने पंबन चैनल पढ़ा है? जरा रिप्लाई कीजिए तेजी से। हर्ष, डेविल, प्रियंका जी, जानी, शैलेंद्र, इतने सारे बच्चे जैसे अभी देख रहे हैं जिनके नाम मैं पढ़ पा रहा हूं। और ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रेट बनते हैं, जलसंधि बनती है, तो वो जलसंधि क्यों बनती है? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंसेस ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट वाटर बॉडी। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब एक अच्छा, पंबन चैनल के बारे में जानकारी नहीं है शायद, डेविल भाई ने अपने दिखाया है यही चीज लिखकर। अब मैं आपको दिखाता हूं पंबन चैनल। देखिए, जो आप नोट्स बनाएंगे, आपको एक तो ठीक है, मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा सुशांत जी को देकर। बाकी आप खुद के नोट्स बनाइए। मुझे उम्मीद है कि जिस दिन भी आप संपूर्ण नोट्स आपके तैयार होंगे, आप घटना चक्र वाले सॉल्व पेपर बनाइए। देखिए, ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा बोलता हूं, ये हटाइए इसको, कि आप सब लोगों को करना क्या है, घटना चक्र की सॉल्व पेपर आती है, आईएएस पीसीएस वाला लेना है, यही लेना है। आईएएस पीसीएस कहने के लिए आईएएस के क्वेश्चन बहुत ही लेस है, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं पीसीएस के होते हैं। ये क्वेश्चन आप बनाइए, ठीक है? ये क्वेश्चन आप बनाएंगे और तब आप विश्वास कीजिए, आप उतने लेवल पर होंगे कि आप कोई भी सीडीएस, सीएपीएफ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, बिहार एसआई, आरओ, लेखपाल जो भी देना चाहे दे सकते हैं। देखिए, पंबन चैनल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे चैनल। यह एक जलीय भाग है और इसने दो लैंड एरिया को अलग किया, इसी को हम लोग कहते हैं चैनल, जो कि लंबा एवं सकरा होता है, ज्यादा वाइडिश नहीं होगा, लंबा, लॉन्ग एंड नैरो, लैंड एरिया नहीं, वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड एरिया। लिख लीजिए चैनल के बारे में। चैनल, अब जैसे पंबन चैनल है, सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। जैसे आप पढ़ते हैं ना, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, 11 डिग्री चैनल, कोको चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल, ग्रैंड चैनल, इतने सारे चैनल के मैंने नाम लिए। अब आप बताइए कि चैनल क्या होता है? सो इट इज अ लॉन्ग एंड नैरो वाटर बॉडी विच सेपरेट्स टू लैंड एरिया। यह एक लंबा सकरा जलीय भाग है जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है। जानी भाई, ऐसा कुछ नहीं होता, सर हमारे मित्र हैं और काफ़ी बेहतर रहे हैं और काफ़ी हम लोगों ने साथ में भी काम किया हुआ है पहले। मेन चीज़ है, देखिए, आपको मज़ा आना चाहिए और ऑल आर बेस्ट। जानी भाई भावनाओं में जा रहा है क्या भाई? देखिए, चैनल पे आते हैं। कंसेप्ट अभी तो मैंने वर्ल्ड शुरू नहीं किया है, अभी तो इंडिया इंडिया चल रहा है। जब वर्ल्ड शुरू होगा तो सोचिए, कंसेप्ट की ऐसी भरमार आप देखेंगे कि आपको दिल लग जाएगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट के साथ में, ठीक है? और सुशांत सर ने बेहतरीन टीम कॉम्बिनेशन बनाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल बात सही बताया गया हुआ है जानी जी के द्वारा। ऐसे अपना नाम भी बता दोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा जानी भाई, हैं? दीजिए जरा, ओके, ओपन कर, ये लो। हाँ? ओके, मेरी आवाज़ शायद नहीं आई। बिल्कुल प्रियंका जी, डेफिनेटली पंबन चैनल भारत एवं श्रीलंका को अलग करता है। पंकज बजाज, मुखर्जी नगर में नाम है। ये सर सॉल्व कर रहे, एक भी क्वेश्चन नोट से बाहर नहीं जाएगा। अनुज चौधरी, जानी भाई अपने अनुज चौधरी है, और मिसेज का नाम भी तो बताना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। मिस्टर एंड मिसेज लिख रखा है लड़का अपना, हाँ।
जानी अनुज चौधरी है। हाँ वो तो मिस्टर समझ में आया, मिसेज बता दो भाई जानी। आइए वो लिख लिए होंगे कि पंबन चैनल सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका। पंबन चैनल भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्लियर है पॉइंट? और मुझे उम्मीद है कि प्रियंका जी के पॉइंट क्लियर हुए होंगे। चैनल क्या होता है? एक लंबा सकरा जलीय भाग जो दो स्थलीय भाग को अलग करता है। आप कैसे बोलते हैं कि 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, या लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है? सारा चीजें आपको पढ़ना है ना, ठीक। 11 डिग्री चैनल, सोम्ब्रेरो चैनल, कोको चैनल, ग्रैंड चैनल, सब लिखवाऊंगा, सारा आपके कॉपी में लिखा रहेगा, आप बिल्कुल ही परेशान ना हो। चितरंजन राजपूत, मैं भी जरा वेट कर रहा हूं कि अच्छा ओके ओके इट्स कंट्रोवर्शियल। अरे ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं, देखो लाइफ स्टाइल मेरा मानिए, जो करना है हम करते हैं। तो जब तुम लिख ही दिया है मिस्टर मिसेज तो बताना चाहिए मेरे हिसाब से। सर इंडियन ओशन डाइपोल क्या है? हर्षवर्धन जी बिल्कुल बताऊंगा मैं। इंडियन ओशन डाइपोल ही नहीं, अब तक आपने अल नीनो का नाम सुना होगा। आई विल एक्सप्लेन द अल नीनो मोडोकी, 2016 की कंसेप्ट है, 2017 पब्लिश हुआ था। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पढ़ाया जाएगा, अपडेटेड मैटर टोटली। अल नीनो मोडोकी किसी भी किताब में भी आपको नहीं मिलेगा। इंडियन ओशियन डाइपोल विच यू आस्क्ड बाय द हर्षवर्धन, very nice bro, I have used this Indian Ocean dipole system in my 2009 mains, 2009 के मेंस में, जिसमें मुझे 342 नंबर आए थे आउट ऑफ 600 एंड आई वाज द थर्ड टॉपर इन इंडिया। सो ऐसे ही नहीं आए थे, ये कॉन्सेप्ट आया था 2007-8 में और मैंने 2009 में इसको लिख दिया था, जब सिर्फ और सिर्फ ये नेट पर था। किताब में तो बहुत बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही रहेगा भाई। मैं जिस दिन आखिरी क्लास भी लेकर जाता हूं तो जो सीटी ताली पहली क्लास में बजती है वो आखिरी क्लास में ही बजती है, ये अपना स्टाइल है। ओके, थोड़ा सा बैटरी चेंज कर ले बच्चा लोग। ये 2 चार्ज देते तो बाकी लगा दो उसको। आवाज आ रही है? पंबन चैनल मैप में शो करा दीजिए। मैप में नहीं दिखेगा मैडम। हाँ, ऐसी ज्योग्राफी आज तक नहीं पढ़ी। अरे ज्योग्राफी क्या है रे, सब मोहमाया है। आइए आपको आगे लेके चलता हूँ। बैटरी मैंने चेंज करा दी आप सब लोगों के लिए। अभी एक नया बैटरी मंगाया हूँ, जबरदस्त झकास टाइप बैटरी, एकदम लॉन्ग टर्म चलेगी विदाउट इंटरप्टेड। सर आइए, तो पंबन चैनल प्रियंका मैं आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा, बट उसके लिए एक दिन मैं ना सुशांत सर को बोला हूँ कि आई विल यूज द डिजिटल बोर्ड एंड देन आई विल शो द होल थिंग्स व्हाट वी हैव लर्नड अर्लियर। जो भी हमने 3-4-5 क्लास में देखा है, आई विल शो यू द ऑल थिंग्स व्हाट एवर द एक्सटेंशन एंड द पॉइंट्स एंड पंबन चैनल, पाक स्टेट, सब दिखा दूंगा। अभी जो मैंने बताया ये सीरीज लगा, अभी ये क्वेश्चन आया था एनडीए वाले में भी या फिर सीडीएस में आया था कि बे ऑफ बंगाल, पाक बे, पाक स्टेट, एडम्स ब्रिज और मन्नार की खाड़ी को क्रम लगा दिए। सारे पॉइंट में आपको कराऊंगा, बिल्कुल ही परेशान ना हो। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो आ रहे हैं, अभी तक आपको खाड़ी क्या है, बे क्या है, गल्फ क्या है, सागर क्या है, चैनल क्या है, स्ट्रेट क्या है, ये सब बताया है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको यहीं पर यूज करूँगा। चितरंजन राजपूत जी, देखो इंग्लिश जैसे मैं बोलता हूँ ना, तो एक्चुअली क्लासेस क्या है कि समझना है आपको, हिंदी में ही समझ में आता है। इंग्लिश में से मैं कुछ पॉइंट लिखवाता हूँ कि पंबन चैनल सेपरेट्स इंडिया टू श्रीलंका, तो चितरंजन उसको बिल्कुल आपको लिख के रखना है। पाक स्टेट के मैंने इंग्लिश लिखवाया है, तो सबके मैं इंग्लिश सेपरेट लिखवाता चलता हूँ। आई विल प्रोवाइड माई PDF नोट्स ऑल्सो, आप मेरे के नोट्स भी ले सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अभी आइए एक पॉइंट में आपको दिखाता हूँ, क्या आप में से किसी की जानकारी इसके साथ में है या नहीं है, अभी क्लियर हो जाएगी। देखिए, anyone is known about isthmus?
क्या आप में से कुछ लोगों की जानकारी इस्थमस के बारे में है? जरा सा तेजी से कमेंट करेंगे। ठीक, इस्थमस के बारे में जरा कमेंट कीजिए तेजी से। सब मोहमाया है। ये अमन और जानी की जोड़ी है यहाँ पर, वेरी नाइस। इस्थमस के बारे में बताइए भाई। अमन सिंह, जानी, बिक्की, डेविल, प्रियंका जी, हर्ष, जानकारी है। विक्रम सिंह, वेरी नाइस ब्रो। लेट्स गो हेड। इस्थमस को हम लोग कहते हैं अस्थल संधि, और यही होता है आपका अस्थल डमरू मध्य। बहुत बढ़िया डेविल, यही होता है अस्थल डमरू। देखिए क्वेश्चन एक बार आया था, इनमें से इस्थमस क्या है? एक झील है, एक द्वीप है, एक जल संधि है, अस्थल संधि है, ऐसे क्वेश्चन बने थे। ठीक, हर्षवर्धन ने लिखा है सर, टू लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने वाला आइलैंड। सर, नैरो पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडिंग बाई टू वाटर बॉडी। ठीक है ठीक है ठीक है विक्रम, नैरो लैंड पार्ट कनेक्ट टू लैंड मास एंड सेपरेट टू वाटर बॉडी, नैरो पीस ऑफ लैंड। ओके, सुभाश्री जना, नैरो पीस ऑफ लैंड सेपरेटिंग। ओके, सही है सही है, सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट, आप सब लोग पास में हैं, कई सारे ने अच्छे जवाब दिए हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इस्थमस है अस्थल संधि। अभी क्या था, मैं आपको एक लोकल कोर्स, एक फिगर और एक अच्छा फिगर दिखा रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए कि यह कोई एक लैंड एरिया है, ठीक है, इस प्रकार से, और यह भी कोई एक लैंड एरिया, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ये लैंड मास 1 मान लीजिए, लैंड 1, ये लैंड 2, दोनों आपस में कनेक्टेड है, और इट सेपरेट्स 2 वाटर बॉडी। इसने क्या किया, 2 वाटर बॉडी को सेपरेट कर दिया। 2 अलग अलग कलर से आप अब दिखा सकते हैं इसको। ये क्या हो गया, तो ये वाटर बॉडी है, ओके, और ये भी आपने दिखा दिया कि एक जलीय भाग है। देखिए दोनों जलीय भाग अलग अलग हो गए। सो ये वेरी नाइस, बहुत अच्छा आप सबने बताया। मैं अभी एक फिगर आपको बताऊंगा, पहले आप इसका सेंटेंस लिख के रखिए। इट इज अ लॉन्ग नैरो, और लॉन्ग नैरो का सिंपली नैरो पार्ट हम लोग कर सकते हैं। इट कनेक्ट्स टू लैंड एरिया, सिंपली कर देंगे, इट कनेक्ट्स टू लैंड एरिया एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडी। यहाँ पर लॉन्ग नैरो की चर्चा बेसिकली हम लोग नहीं करें तो ज़्यादा बढ़िया है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वी कैन यूज नैरो पीस, बट वेन एवर यू विल गो टू द स्वेज, स्वेज इस्थमस है, पनामा इस्थमस है, ठीक है। सो लॉन्ग नैरो की चर्चा नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहेंगे कि इट कनेक्ट्स टू लैंड एरिया एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडी। यह 2 स्थलीय भाग को जोड़ता है, 2 जलीय भाग को अलग करता है। यह 2 स्थलीय भाग को जोड़ता है, 2 जलीय भाग को अलग करता है। इट कनेक्ट्स टू लैंड एरिया एंड सेपरेट्स टू वाटर बॉडी। इसी को मैं आपको विद फिगर यहां पर दिखाता हूं। देखिए इधर मैं इस्थमस लिख दे रहा हूं यहां पर। जैसे कि ये देखिए अफ्रीका का भाग मैं आपको दिखा रहा हूं इस प्रकार से। अब यहां पर देखिए, ये जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये आपने दिखा दिया कि ये मेडिटेरेनियन सी है। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कुछ बच्चों से कि क्या आपने मेडिटेरेनियन नाम सुना है, और अगर सुना है तो ज़रा स्पेलिंग लिखकर बताइए तेज़ी से। अगर सुना है तो इसके स्पेलिंग लिखकर बताइए तेज़ी से। ये रहा आपके सामने में, मैं हिंदी लिख रहा हूँ फिर इंग्लिश भी लिखूंगा। भूमध्य सागर, भूमध्य सागर स्पेल कर रहा हूं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। इंग्लिश जरा बताइएगा तेजी से।
ठीक, क्या होगा इंग्लिश मेडिटेरेनियन सी का, और दिस पार्ट इज रेड सी। देखिए दिस पार्ट इज रेड सी, क्लियर है पॉइंट। इंग्लिश भी बताना है आपको, मेडिटेरेनियन सी के इंग्लिश बताएंगे। एक बच्चे ने लिखा है सुभाश्री मेडिटेरेनियन सी, वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, सबसे उम्दा और सबसे पहले जवाब दिया है, और बिल्कुल सही जवाब है आपका। नाम है आपका सुभाश्री जना, जैना है, जना है, इसको कॉपी मार दिया है क्या चित्रंजन? बिल्कुल एकदम करेक्ट बता रहा है। ठीक, तो चित्रंजन भाई ने भी हमारे बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। डेविल ने कैप्स लॉक लगा कर दिया है एकदम जवाब, मेडिटेरेनियन सी। विक्रम मेडिटेरेनियन सी, वेरी नाइस, मतलब कि आप सबकी जानकारी में है, बहुत ही आप सब बेहतरीन बच्चे हैं अगर आपकी ये जानकारी में है तो, क्योंकि मैक्सिमम मैंने कई बार देखा कि बच्चों की जानकारी में ये नहीं था कि मेडिटेरेनियन सी का फुल फॉर्म क्या होगा। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा आप सब लोगों के साथ में, और मुझे उम्मीद है कि आगे जो हमारी क्लास चलेगी आप सब लोग बहुत बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि आपके लेवल अच्छा है तो उस लेवल को आगे लेकर चलना मेरे लिए और इजी होगा, आप और ज़्यादा बेहतर मेरे से पढ़ पाएंगे। देखिए अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो भाग है, देखिए जरा सा, ये जो भाग है ये मैंने डार्क कर दिया, यही है आपका स्वेज इस्थमस। स्वेज इस्थमस ने क्या किया, अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला के साथ जोड़ दिया। अफ्रीका को अरेबियन पेनिनसुला के साथ जोड़ दिया। ध्यान दीजिए, ये अफ्रीका है, अलग कंटिनेंट है, ये अरेबियन पेनिनसुला एशिया का भाग है। सो एशिया और अफ्रीका को ऐसा कौन सा भाग है जो जोड़ रहा है एशिया और अफ्रीका को, वो है स्वेज इस्थमस। ये रहा आपके सामने में, ये आपने दिखाया स्वेज इस्थमस। ठीक है, स्वेज इस्थमस, क्लियर है पॉइंट। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम मार के दिखाऊंगा। अब भाई अमन सिंह ने इतने बड़े 2-4 बार लिख दिया जानी भाई, जानी भाई ने नाम तो बता रखे हैं अमन, मजा ले रहा है लड़का ये है। देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं, तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। देखिए क्या होता है, ये आपने दिखाया ऐसा, ये है आपका स्वेज इस्थमस, ये आपको रेड सी होता है, इधर की ओर अफ्रीका है, और इस तरफ में अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला, कोई बता सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा पेनिनसुला कौन सा है? विच वन इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ये बताइए जरा तेजी से। ठीक, अब इसमें आप देखिए कि स्वेज इस्थमस के बारे में एक पॉइंट है कि स्वेज इस्थमस कनेक्ट्स एशिया टू अफ्रीका एंड सेपरेट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी। क्लियर हो गया पॉइंट। ये मैंने एग्जांपल आपको दिखा दिया। अब आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि ये इस्थमस क्या है, स्थल संधि क्या है, स्थल डमरू मध्य क्या होता है। ठीक है, कभी भी आप नहीं भूलेंगे। अब मैं आपको एक पॉइंट दिखा रहा हूं, इस साल एनडीए का क्वेश्चन है, ये एनडीए का क्वेश्चन इस साल का, यूपीपीसीएस 2019 का क्वेश्चन भी आपको मैं इसमें दिखाने वाला हूं। ठीक है, राहुल शर्मा वेलकम ब्रो। अब देखिए यहां पर ये भाग मैंने आपको दिखाया, दिस वन इज स्वेज कैनल, ये है स्वेज कैनल, स्वेज नहर। अब इस भाग में आप देखिए भूमध्य सागर है, आप जान चुके हैं भूमध्य सागर है, और इस तरफ में आपको क्या है तो लाल सागर है। क्लियर है पॉइंट, लाल सागर रेड सी है। भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में क्या है तो स्वेज नहर है। स्वेज नहर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वेज नहर के उत्तरी भाग में, नॉर्थ भाग में कौन सा पोर्ट है और दक्षिणी भाग में कौन सा पोर्ट है। ये आया हुआ यूपीएससी का क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के भूमध्य सागर वाले क्षेत्र में कौन सा पोर्ट है। पोर्ट समझ में आता है, बंदरगाह।
ठीक है। सो स्वेज नहर का आप दिखाएंगे, इधर रहेगा आपके सामने में नॉर्थ की तरफ में पोर्ट सईद, और साउथ की तरफ में रहेगा पोर्ट सुएज। तो आपने देखिए पोर्ट सईद जो है ये भूमध्य सागर की तरफ में है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ में है, और पोर्ट सुएज जो है ये आपको रेड सी की तरफ में है। ये आया हुआ क्वेश्चन, और इसी साल एनडीए 2020 में भी ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन। और यूपी पीसीएस 2019 का मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं यहां पर। यूपी पीसीएस 2019 का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके नोट से नहीं बनेंगे, आप बस घटना चक्र के आईएएस पीसीएस वाले क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर को खरीदिए, आप बनाइए, मुझे उम्मीद है कि आप बना पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि झील लाइक ग्रेट बिटर झील, लिटिल बिटर झील, मंजाला लेक, टिमसा लेक, ये आपको, चलिए इसको मैं एक दिन मैप में आपको शो करना ही है, प्रियंका जी ने बोला भी है कि मैप में सर दिखाइएगा। मैं मैप में आपको ये जूम मार के पूरा दिखाऊंगा डिजिटल बोर्ड पर, इसमें तो आपको इससे भी अभी दिखेगा नहीं, बनाने का मैं बता दूंगा, ग्रेट बिटर, टिमसा झील, मंजाला झील, ठीक है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, आप लिख के जरूर रखिएगा अपने पास में। देखिए आप सीजीएल की तैयारी करें, सीपीओ हो, यूपीएसआई, आरओ हो, लेखपाल हो, बट लेखपाल बन के किसी को मोक्ष तो मिलना नहीं है, इंस्पेक्टर बन के मोक्ष मिलना नहीं, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुछ और पढ़ना पड़ेगा ना, ज्ञान अर्जन करना पड़ेगा। ओके, सो ये भी ध्यान में रखिएगा। बहुत बढ़िया। सो आइए आगे की ओर हम लोग चलते ही, आपको इस्थमस दिखाया है, एक और आपको इस्थमस दिखा देता हूं मैं, पनामा, तेजी से आप देख पाएंगे पनामा इस्थमस को। देखिए पनामा इस्थमस के बारे में क्या क्वेश्चन सकता है। देखिए छोटा सा फिगर बनाया जाए, देखिए ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो मैंने डार्क कर दिया है, दिस वन इज पनामा इस्थमस, ये है पनामा इस्थमस। अब आप कहेंगे कि मैं आखिर ये इसको क्यों करा रहा हूं इंडियन ज्योग्राफी में, क्योंकि जल संधि की चर्चा हुई है, तो एक ही स्थान पे अगर स्थल संधि लिखा होगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, आप जल संधि, स्थल संधि, जल डमरूमद, स्थल डमरूमद को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब आप देखिए इस भाग में, तो यहां पर क्या स्थिति है, इस तरफ में हमने दिखा दिया कि ये अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, और यहां पर होता है कैरिबियन सी। ध्यान दीजिएगा, अटलांटिक ओशियन में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कैरिबियन सी, ठीक है, और इस तरफ में कौन सा है, तो ये है पैसिफिक ओशियन, ब्लू कलर से। सो पनामा इस्थमस ने क्या किया है, ये जो आप देख रहे हैं पनामा इस्थमस, पनामा इस्थमस ने नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ दिया, और अटलांटिक ओशियन को पैसिफिक ओशियन से क्या किया, तो अलग कर दिया। ये भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को, राहुल, कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है, और अटलांटिक महासागर को पैसिफिक ओशियन से क्या कर रहा है, तो अलग कर रहा है। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, ऐसे डाउट का मैं ज़्यादा ऑप्शन छोड़ता नहीं हूं कि आपको कोई डाउट मिले, और बुक्स में भी कई सारी चीज़ें इतने आसानी से मिलती नहीं हैं। सो और बताइए आप सब लोगों को, अब मैं आगे लेकर चल रहा हूं कोस्टल लाइन की ओर। चीज़ें समझ में आ रही, एक बार कमेंट करेंगे जरा तेजी से। जानी भाई कहाँ गए अपने, क्लियर है, आगे चला जाए। बफरिंग हो रही है क्या, नहीं ठीक है।
आइए आगे की ओर हम लोग मूव करते हैं, चीज़ों को जानते हैं। इसी पनामा इस्थमस में पनामा नहर भी है, और इस पनामा नहर में लॉक्स पाए जाते हैं। आपको आगे बताऊंगा गार्टून लॉक्स के बारे में, ठीक है। जब वर्ल्ड मैपिंग वाला कुछ पार्ट करा दूंगा उसमें मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन सा ऐसा नहर है जिसमें लॉक्स पाए जाते हैं। लॉक्स क्या होता है उनको भी आप जान पाएंगे। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? बच्चे ने मैसेज कर दिए हैं, वेरी नाइस। अब आपको लेकर चलते हैं, हाँ बाकी जो बच्चे छुप छुप के देख रहे हैं आप भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है। और किसी ने अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करके जाना है। प्रियंका शर्मा जी बिल्कुल, स्वेज इस्थमस अफ्रीका को एशिया को ज्वाइन करता है। अफ्रीका एशिया हो गया, एशिया में अरेबियन पेनिनसुला हो गया, अरब प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो होता है वो अरब प्रायद्वीप होता है, ध्यान दीजिएगा, अरेबियन पेनिनसुला होता है। क्लियर है? अब आइए आपको कोस्टल लाइन की ओर लेकर चलते हैं। अब आपकी बाकी की चीजें जानकारी हो चुकी है। नाउ वी आर मेकिंग अ हेडिंग, अ कोस्टल लाइन, तटीय रेखा, तटीय रेखा, कोस्टल लाइन, ठीक है। अब देखिए, एक तो ज्योग्राफी में आपको क्या है ना कि बात बात में फिगर तो बनाना ही पड़ता है। बिना, अब आपको मैं बोलूं तटीय रेखा लिख लो, 2-4 लाइन लिखवा दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा, सब कुछ देख देख के लिखना पड़ता है ना, ठीक। अब देखिए तटीय रेखा आपको दिख रही है, यहाँ से बे ऑफ बंगाल, और इस भाग में आपके सामने में अंडमान निकोबार भी होना है, 7 बड़े बड़े द्वीप होते हैं। इसके सामने में लक्षद्वीप भी देख रहे हैं आप। और आइए कोस्टल लाइन की हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है टोटल कोस्टल लाइन इक्वल टू 7516.6 किलोमीटर। उम्मीद है मुझे कि ये सबको क्लियर होगा, 7516.6 किलोमीटर, ठीक है। अब इसी में अगर ये कुल तटीय रेखा हो गई, हिंदी लिखेंगे तो कुल तटीय रेखा, जिसमें पूरे इंडिया और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं, मेनलैंड के लिए क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की मुख्य भूमि की तटीय रेखा कितनी, कोस्टल लाइन ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया। तो ये रहा आपका मेनलैंड, मुख्य भूमि। अब आपकी जानकारी में यह भी होगा कि पूरे गुजरात से लेकर बंगाल तक के तट का जो किलोमीटर है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। क्लियर है पॉइंट? हाँ, 6100 किलोमीटर। आप में से कई बच्चों की जानकारी में यह भी होगा, मुख्य भूमि, विजय ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है, वेरी नाइस विजय, कि किस राज्य की सर्वाधिक तटीय सीमा रेखा, ये भी लिखिए जरा तेजी से। विक्की ने टोटल बॉर्डर लाइन ही बता दिया है, बहुत बढ़िया विक्की। गुजरात, विजय ने बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। देखिए आप सब लोग ने अच्छा मेहनत भी किया है। विक्रम, गुजरात, ठीक है, आपने 1200 लिखा है, बट देयर इज सम गैप ऑफ 1200 to 1600, यू विल फाइंड आउट इन सम बुक्स, टेक्स्ट बुक, कि हाँ कहीं 1200 है, कहीं 1292 है, कहीं 1600 है, इस तरह से करते हुए गुजरात सबके जवाब बिल्कुल सही जा रहे हैं। उतने किलोमीटर याद करने की जरूरत नहीं। आइए हम लोग स्टेट वाइज देखते हैं। स्टेट वाइज सबसे ज़्यादा जो अगर किसी का मैक्सिमम है तो वो है गुजरात, देन आप आते हैं आंध्र प्रदेश, और देन है तमिलनाडु, ये तीसरे नंबर पर हो गए। 1 2 3, 3 तो क्रम आपको कम से कम याद रखने हैं, और लास्ट ध्यान में रखना है, लास्ट है गोवा, मिनिमम। गोवा का यहाँ पर छोटा सा भाग होता है मिनिमम। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं। गोवा का जो किलोमीटर होता है अराउंड 40 किलोमीटर, बस
आप चलते चलते पार कर जाएंगे। 42 किलोमीटर का तो मैराथन होता है, ठीक। सो अब सोचिए गुजरात अराउंड, जैसे आप 1200 समथिंग बता रहे, किसी बुक्स में 1200 समथिंग, कहीं पर आप 1600 भी देख सकते हैं, ठीक। सो ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा हो गया। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मैं इधर की तरफ लिख रहा हूं, पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया दैट मीन्स ए स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी, और इसमें अगर मैक्सिमम पूछा जाएगा तो आपके सामने आंसर होगा अंडमान निकोबार मैक्सिमम, फिर इसके बाद आपको हो जाएगा गुजरात, और अगर इसी में मिनिमम की हम लोग चर्चा करें तो ये होता है लक्षद्वीप। ध्यान दीजिएगा, लक्षद्वीप का मिनिमम यहां पर आपको लिख कर रखना होगा, ठीक है। पॉइंट क्लियर जा रहे हैं सभी लोगों को? लक्षद्वीप का मिनिमम आप बताएंगे। और एक काम जरूर कीजिएगा, जितने भी लोग आपके थ्रू, आप सब लोग जो फ्रेंड्स लोग होंगे उनको शेयर जरूर कीजिएगा कि हाँ, एक जो न्यू टीम है, आप रवि मिश्रा सर को जान ही रहे हैं, इवन सुशांत सर को आप अच्छा खासा जान रहे हैं, एसएल सर की क्लास चल रही है, मेरी क्लास चल रही है, इकॉनमी के सर को आप शायद जान रहे होंगे, नहीं तो आप उनकी भी क्लास को देखिए। तो मुझे उम्मीद है कि सारे टीचर आपको पसंद आएंगे और सब लोग अच्छा कर रहे हैं। और उसके बाद आपकी बारी है कि आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए और सिलेक्शन की ओर बढ़िए। सो इंडिया स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी की चर्चा करें तो लक्षद्वीप का मिनिमम हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाता है आपको किसका, तो अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार का अराउंड 1900 किलोमीटर हम लोग देखते हैं, 1900 किलोमीटर। फिर एक विक्की ने पॉइंट लिखे थे, विक्की कैरोल ने, मैं उस पॉइंट को थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं। टोटल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया, टोटल बॉर्डर लाइन ऑफ इंडिया, यहां पर जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका जवाब ढूंढा जाता है लैंड फ्रंटियर प्लस कोस्टल लाइन, लैंड फ्रंटियर प्लस कोस्टल लाइन, ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। अब देखिए लैंड फ्रंटियर है 15,200 किलोमीटर और ये है 7,516.6 किलोमीटर, टोटल कितने हो गए 22,716.6 किलोमीटर। ये भारत की कुल सीमा रेखा है, भारत की कुल सीमा रेखा हम लोग इसको दिखा सकते हैं। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को? होप यू ऑल आर गेटिंग। आज आपके नाम मुझे पढ़ना इजी हो रहा है और उम्मीद है चीज़ें आप सब लोगों को समझ में आ रही होंगी, जो मैं आपको जितना लेवल बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट थोड़ा स्ट्रेटजी के लिए कुछ बताइए। मनीष घुरैया, बेहतरीन नाम है भाई आपका, जरूर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे भाई। और देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट टू गेट सिलेक्शन और गेट सिलेक्टेड इन एनी एग्जाम इज फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक योर ऑन स्ट्रेटजी। जो मनीष ने लिखा, आप सब लोग डू सेल्फ असेस्ड योर सेल्फ। सबसे पहले खुद को असेस्ट कीजिए कि what capabilities and what is your strengths and the weakness about the subject। किस सब्जेक्ट में आप, किस टॉपिक में आप स्ट्रेंथ है आपका, वीकनेस है आपका। you have to resolve the all mistakes frequently doing by you हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है भाई। जानी जी ने ये बात बिल्कुल सही लिखा है कि मैप बनाना सीख जाएंगे। मैप मैं वर्ल्ड का मैप भी ऐसे, मुझे बोलोगे ब्रिटेन बना दूंगा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जो बोलोगे सब बन जाएगा। ठीक है, किया गया है जीवन में, हमने यही तो किया है। ठीक, कई बार तो आपकी भाभी नाराज भी हो जाती है, क्या कीजिएगा, सब मोहमाया है। देखिए आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट, आपको ये हमने कोस्टल लाइन अभी देखा है, अब आपको मैं कोस्टल एरिया की ओर लेकर चल रहा हूं। यहां पर हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स करेंगे।
कोस्टल एरिया के बारे में, ठीक है। हर्षवर्धन लिखा कि इतना सारा जीएस लर्न कैसे करें। कहाँ ज्यादा है हर्षवर्धन? ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? थोड़ा सा तो है, थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। जो आपको, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं अभी, आपका फुल कंसंट्रेशन यहां पर है। बहुत अच्छा मुझे दिख भी रहा है सब बच्चों लोग का। लास्ट 2 क्लासेज में थोड़ा कमेंट नहीं पढ़ पा रहा था, आज मैं अच्छा कमेंट पढ़ पाया हूं। तो रिवीजन पर फोकस कीजिए, मेरी बात मानिएगा। 2 काम आपको करना, आप जो भी पढ़ते हैं उसको 5 से 6 बार आप रिवाइज करेंगे एंड देन जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर, सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर इज अ रामबाण। रामबाण होते, रामबाण मार दिया एक बार में खत्म, कहीं से भी भागेगा, बचना मुमकिन नहीं है। सो सॉल्व पेपर इज सो कॉल्ड द रामबाण। आप पढ़े, क्वेश्चन को बनाए, कंप्लीट पैकेज लें। अब मान के चलिए कि पार्लर में गए और सिर्फ मसाज करवा के आ गए, ब्लीचिंग नहीं करवाए, तो ऐसे काम नहीं चले। सब कंप्लीट पैकेज लीजिए आप। कंप्लीट पैकेज का मतलब होता है पूर्ण रूप से, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। मतलब आपने पढ़ लिया, अब जैसे पढ़ना कि आप स्टडी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आपको जानकर टेक्निक्स हमने बताए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी तो परफेक्शन आएगा। एग्जामिनेशन में आपको कुछ बोलकर सिलेक्शन नहीं होगा, आपको टिक मारकर या गोला भरकर या बटन दबाकर सिलेक्शन होने हैं स्टार्टिंग में प्रिलिमिनरी के एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन सॉल्व बनाइए और लेटर ऑन जब आपका एग्जाम होगा, जिस टाइम में आपका पेपर होने वाला होगा, उस टाइम के लिए उस हर दिन 10 दिन 15 दिन कम से कम डेली 1 घंटे आपको उस टाइम क्वेश्चन ही बनाने होंगे, ठीक है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कोस्टल एरिया को। यहीं पर मैं कुछ और भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। तटीय क्षेत्र, दोपहर के टाइम में थोड़ा बच्चे, मुझे लगता है कि सो जाते हैं क्या। आइए, इंक मैंने एक बार फिलअप कर लिया है, आगे की ओर बढ़ा जाए। सर नेवर स्टेट सर लर्न नहीं होते, सर एक बार मैपिंग भी करवा दीजिएगा। ओके प्रियंका जी, नेवर स्टेट जो हमने देखे 7 देश, मैंने फिगर आपको मैप बना बना के दिखाए हैं जानबूझ के, कि वो आप अगर मैप नहीं बनाए हैं तो आप मेरे हिसाब से आप एक बार और वॉच करके मैप जरूर बनाइएगा, ठीक है। मैप बनाना जरूरी है ना, क्योंकि आपको देख कर होगा कि चाइना किधर है, अफगानिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है, नेपाल भूटान म्यांमार कहाँ पर है, बांग्लादेश कहाँ पर है, वो सारे पॉइंट इतना बेहतरीन आपको लिखवाया है, कुछ भी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, एक तो मैपिंग का मैं कराऊंगा ही, और सुशांत सर से बात भी हुई है मेरी कि एक दिन मैपिंग लेके डिजिटल बोर्ड पे मिलेंगे हम लोग, सब लोग देखेंगे। उस दिन सिर्फ देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मतलब लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ दिखाऊंगा, ये देखो वो देखो, ठीक है। आइए तटीय क्षेत्र की ओर हम लोग मूव कर रहे हैं। सबसे पहला गुजरात कोस्ट, द फर्स्ट वन इज गुजरात तट। क्लियर है पॉइंट? हाँ, गुजरात तट। अब आप देखिए गुजरात तट जो यहां से शुरू हुआ है पूरे यहां तक है, देखिए यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए मैं फिगर क्यों बनाता हूं, शायद प्रियंका जी, हर्षवर्धन, सब लोग आप लोग समझ रहे होंगे इस चीज को, ठीक है। तो देखिए ये गुजरात तट मैंने ऐसे जैसे दिखा दिया, पूरा का पूरा गुजरात तट है कि नहीं। अब आपने पेनिनसुला जैसे पढ़ लिया, थोड़ा ध्यान दिए, पेनिनसुला पढ़ लिया। एक बात बताइए, क्या ये भी भाग 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है कि नहीं? जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या इसको कोई जानता है? एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। गुजरात तट में हम लोग शामिल करते हैं गुजरात प्लस दमन एंड दीव,
गुजरात प्लस दमन एंड दीव। गुजरात के साथ में ये भी शामिल होता है सौराष्ट्र तट या काठियावाड़ तट, यही है ये सौराष्ट्र कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट। ये जो रीजन मैंने दिखाया, इसी भाग को आप काठियावाड़ तट और सौराष्ट्र तट आप कहते हैं। क्लियर है पॉइंट? हाँ, गुजरात तट में, और ये गुजरात तट जो है इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सबमर्जेंस। ये सबमर्जेंस कोस्ट का उदाहरण है। गुजरात तट जो है ये निमज्जन तट का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। ये किसी की जानकारी में है? निमज्जन और उन्मज्जन जरा तेजी से बताइएगा। किसी की जानकारी में है निमज्जन या उन्मज्जन? जरा तेजी से फास्ट कमेंट कीजिए। कोई जानकारी है किसी को? बता दूंगा मैं। सर जी कोस्ट क्या है, किसे बोलते हैं? राहुल ने लिखा है कोस्ट। राहुल, हम लोग तट को बोलते हैं। जैसे अभी हमने देखा ना, जैसे कि ये जो भाग है ये समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है, बहुत बेसिक है, समुद्र से लगा हुआ है, ठीक है। तो समुद्र से लगे हुए वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? कोस्ट कहते हैं, ठीक है राहुल, तट कहते हैं। अब आप कहेंगे बीच क्या होता है? जैसे आप गोवा बीच जाएंगे, जुहू बीच जाएंगे, मरीना बीच जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप कहते हैं बीच, लेकिन इसको बीच ऐसे नहीं कि आप जाके जुहू बीच ऐसे ही बीच चलेंगे। किसके बीच? कहाँ बीच? ठीक, तो बीच को जो आप बीच कहते हैं उसका हिंदी होता है पुलीन। समुद्री तट पर पुलीन होते हैं। हर जगह बीच देखने को नहीं मिलेगा, हर जगह बीच देखने को नहीं मिलेगा, कुछ स्थानों पर होंगे और उस स्थान को हम लोग बीच कहते हैं, पुलीन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, निमज्जन पहली बार ही सुन रहे हैं सब मोहमाया है रे। राहुल आपका क्लियर हुआ कोस्ट क्या होता है? उम्मीद है राहुल को अब क्लियर हुआ होगा। बीच भी आपको, या होता है ना कि तेरे मेरे बीच में क्या है, एक सुशांत सिंह का आया भी था गाना, आप सब लोगों ने सुना भी होगा। ये वो बीच नहीं है, ठीक। देखिए मैं आपको बताता हूँ निमज्जन क्या होता है। जब पूछा है तो बताना तो पड़ेगा, और जब मैंने लिख दिया है तो मैं कंसेप्ट तो देकर ही जाऊंगा। क्लियर है? बिक्की कैरोल तो पूरा गोवा पहुंच भी गया है, थोड़ा सिलेक्शन ले लो तो अकेले भी नहीं जाओगे बिक्की। अभी अकेले जाकर भी क्या करोगे? वहां जाके आप सोचोगे कहाँ आ गए अकेले यहाँ पर। एक बार पढ़ाई कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और फिर आप अकेले नहीं जाएंगे, ठीक। हर जगह बीच क्यों नहीं होता? सांगवान सिंह हेमंत, वेरी नाइस ब्रो। कम से कम आपने एक बार कमेंट तो किया। मुझे लगा कि सब कुछ बच्चे तो मतलब चुपचाप मुझे देख के मजा ले रहे होते हैं, ठीक है भाई। कंटेंट ठीक है, अच्छा आप पढ़ रहे हैं, उम्मीद है, लेकिन रिलैक्स, बी फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन टू मी अबाउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, जवाब यही मिलेगा आपको, ठीक। सो बिल्कुल आपको मैं जवाब देता हूं कि हर जगह बीच क्यों नहीं हो सकते। बीच होने के लिए उस प्रकार की तटीय स्थलाकृति होनी चाहिए। अब कोई एक भाग है जहां पर धसान ज्यादा हो, वहां बीच नहीं हो सकता। बीच बनने के लिए उस स्थान पर निक्षेपण होते हैं, वो स्थलाकृति होती है ना, पुलीन बनती है, महासागरीय धाराओं के द्वारा लाकर वहां जमाव किया जाता है। जो कटाव अलग जगह जगह पे होते हैं उसको जमाव करके पूरा एक बीच बनता है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है।
अच्छा जानी भाई अपने मजा भी ले आए हैं। राज जायसवाल ने लिखा है, नहीं सर ऐसी बात नहीं, हम आपकी बातों को ध्यान से सुनते। वेरी नाइस राज, वेल डन ब्रो। मुझे पता है कुछ बच्चे बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ सुन रहे देख रहे होते हैं, बट समटाइम्स यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ये मत सोचिएगा कि सामने जो टीचर खड़ा है, मैंने आज तक 11 साल के इतिहास से मैंने किसी बच्चों को कभी डांटा नहीं। पहला चीज तो आप कुछ भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो, मैं बुरा नहीं मानता हूं, ठीक है। मनीष ने लिखा है अच्छा प्रियंका जी लिखा, आइए सर गुजरात कोस्ट के नेम सौराष्ट्र कोस्ट स्टेट सर, बिल्कुल सही प्रियंका, वेरी नाइस डियर। देखिए गुजरात तट ही जो है, अब इस गुजरात तट में ही तो ये आ रहा है ना, तो इसको ये वाला भाग को सिर्फ सौराष्ट्र तट कहते हैं, ध्यान रखिएगा प्रियंका। ये वाला भाग है सौराष्ट्र तट और काठियावाड़ तट, और ये आपके अगर कोई एसएससी देगा तो एसएससी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 1 और 2 ईयर्स में। अब ऐसे ऐसे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं कि पता नहीं कहाँ से पूछ दिया, क्या है, सब आपके कॉपी में लिखा हुआ होता है, ठीक। सब अपने ऊपर विश्वास कीजिए, अपने टीचर के ऊपर विश्वास कीजिए। निमज्जन में बताता हूं, देखिए जैसे कि हर्ष ने अभी लिखा था कि सर क्यों हर जगह नहीं पाया जाए, किसी बच्चे ने लिखा था ना, हेमंत ने लिखा था, सांगवान ने, ओके। देखिए अब जैसे कि ये एक भाग है, ठीक है, ये समुद्री भाग है, समुद्र हम लोग दिखाते हैं, देखिए यही है ना, ये समुद्र है और ये आपका यहां पर लैंड एरिया है, एंड दिस इज ओशियन। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब देखिए होता क्या है कि हमें चर्चा करनी है निमज्जन की। निमज्जन, सबमर्जेंस, सबमर्जेंस मतलब नीचे की ओर धसाव होता है जस्ट बिकॉज ऑफ टेंशनल फोर्स। जब तनाव मूलक बल लगते हैं तो आप देखिए कि पृथ्वी का कोई एक भाग नीचे की ओर धस जाता है। जैसे कि यह एक कोई भाग है, इस पर तनाव बल लग रहा है, तो तनाव बल लगने से यहां पर क्रैक पड़ेगा, ये क्रैक पड़ता जा रहा है, ये क्रैक पड़ता जा रहा है और इस भाग नीचे की ओर धस गया। अब जो भाग यहां ऊपर में था वो कहां पहुंच गया, यहां देखिए ये वाला पैटर्न ऊपर था, धसकर नीचे आ गया। टेंशनल फोर्स, खिंचाव बल है यहाँ पे, ठीक, तनाव मूलक बल है, यह भाग नीचे धस गया। तो ये तो किसी लैंड एरिया पर हुआ है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग भ्रंश घाटी कहते हैं। आगे आपको सब कराऊंगा, रिफ्ट वैली भी कराऊंगा, ठीक है, भ्रंश घाटी। बट अगर यही चीज इस भाग में धस जाए समुद्र के नीचे, समुद्री भाग में अगर कोई एक लैंड मास नीचे की ओर धस जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निमज्जन कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं सबमर्जेंस। क्लियर हुआ हेमंत? कई सारे बच्चे जुड़े हैं, प्रियंका जी, राज, राहुल, विकी, की जब समुद्र में कोई एक भाग नीचे धस जाता है तो उसको हम लोग निमज्जन कहते हैं। और यही चीज अगर लैंड एरिया महाद्वीपीय भाग में होगा तो ये भ्रंश घाटी हो गया, ठीक है, रिफ्ट वैली हो गया, वो रिफ्ट वैली है। बहुत बढ़िया, सुभाश्री ने लिखा है, ठीक। अब एक पॉइंट मैं आपको और दिखाऊं कि अभी ये भाग धस गया। अब अगर ऐसा हो जाए कि देखिए यह एक समुद्री भाग है और इसमें कोई एक भाग ऊपर की ओर उठ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर की ओर उठ गया, अपलिफ्ट कर गया, हाँ अपलिफ्ट कर गया अगर, तो इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंस, इसको हम लोग कहते हैं उन्मज्जन। कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा जरा सा, मैं क्या कहना चाहता हूं, यहीं पर आपके
CDS, CAPF, NDS सबके कंसेप्ट मैं दिखाने वाला हूं, क्या बनेगा, PCS लेवल के क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, वेरी नाइस हेमंत। अब मैंने बताया कि ये इमरजेंस है, ये भाग ऊपर की ओर उठ गया, देखिए अब ये भाग ऊपर की ओर उठ गया और ये बड़ी बड़ी जहाजें, वेसल्स को हम लोग अगर देखें, ठीक है, वेसल्स है ये आपको तटीय क्षेत्रों की ओर जा रही है। कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा जरा सा, ठीक है। घाटी किसे कहते हैं अलग से बताता हूं राहुल। ये जो जहाज जा रहा है तटीय भाग की ओर, तो क्या वो तट तक पहुंच पाएगा? क्या वो तट तक पहुंच पाएगा? नो, उसको दूर खड़ा करना पड़ेगा क्योंकि यहां पर इमरजेंस की स्थिति है। दैट मीन्स कि ये जो इमरजेंस वाले भाग जो होते हैं, मोस्टली जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट आपको पोर्ट के लिए उतने फेमस नहीं होते। ईस्टर्न कोस्ट पे हम लोग देखें, पूर्वी तट पर देखें, उन्मज्जन की स्थिति होती है, ठीक है। तो ये बंदरगाह उतना बढ़िया यहां पर नहीं देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर हो रहा है पॉइंट कुछ जो मैं कहना चाह रहा हूं? थोड़ा सा लेवल मैंने बढ़ाया है, ऊपर में लेवल की कोई सीमा नहीं होती, ध्यान दीजिएगा। और वहीं पर ये गुजरात और कोंकण तट जो है, ये कोंकण तट तक आप दिखाइए, ये गुजरात भी और ये कोंकण भी, ये दोनों तट जो है ये निमज्जन के उदाहरण है। यहां पे अच्छे अच्छे पोर्ट देखने को मिलेंगे, बंदरगाह देखने को मिलेंगे। क्लियर हो रहा है पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूं? अंकित ने कुछ लिखा, बताइए अंकित। उन्मज्जन वाला जो तटीय क्षेत्र होगा वहां पर बेहतर उतने बंदरगाह की सुविधा नहीं होगी, जबकि सबमर्जेंस वाला, निमज्जन वाला जो क्षेत्र होगा वहां पर बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाएंगे। ठीक है, आइए आगे आप लोग को लेकर चलते हैं। गुजरात तट से हम लोग चलेंगे अब कोंकण तट की ओर, ठीक है। कोंकण तट आपको लेकर चलता हूं। गुजरात और कोंकण तट दोनों ही मैंने क्या लिखवाए हैं? निमज्जन लिखवाए हैं। क्लियर है प्रियंका जी को? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बहुत ही बेसिक के साथ मैं आपको समझाता चल रहा हूं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। शिलेंद्र पांचाल, वेरी नाइस ब्रो। आई, अब हम लोग चल रहे हैं कोंकण तट की ओर। नेक्स्ट अपना जो रहेगा वो है कोंकण तट, ठीक है। कोंकण तट में शामिल होते हैं महाराष्ट्र प्लस गोवा, महाराष्ट्र प्लस गोवा। बट यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो भाग है, ये जो भाग है, अच्छा हेमंत ने शायद ये किसी बच्चे ने घाटी पूछा, घाटी बता दूंगा भाई। जब कोई एक भाग नीचे की ओर धंस जाता है ना इस प्रकार से, तो घाटी हम लोग इसको कहते हैं। दो ऊंचाई वाले क्षेत्रों के मध्य का भाग, जैसे आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, एक ये पर्वत, एक ये पर्वत, और बीच के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं। हिमालय इज माई फेवरेट प्लेस, आई फ्रिक्वेंटली यूज टू मूव देयर, हैव सम रिलैक्स। हाँ, जीवन में तो ऐसे ही रखा क्या है, तो वहीं जाके हिमालय में ही रिलैक्स मिलता है मुझे आजकल, वो भी कोरोना में बंद हो रखा है। तो देखिए कोंकण तट, यहां पे आपको याद करना होगा विस्तार एक्सटेंशन, विस्तार एक्सटेंशन दिखाएंगे आप दमन टू रोहा। कोंकण तट का विस्तार है दमन से रोहा। और यहां पे अगर आप चाहे तो आप दिखा के रखिएगा, ये गुजरात वाला कोस्ट ऐसे है, यहां पर आपके सामने में होता है दीव और इस भाग में होता है दमन, और दमन और दीव के बीच में कौन सी खाड़ी है ये भी आप जान चुके हैं, गल्फ ऑफ खंबात और कैम्बे। ठीक है, दोनों गुजरात में ही आता है। दमन दीव और दादरा एंड नागर हवेली को अब एक ही यूनियन टेरिटरी कर दिया गया हुआ, ये आपकी जानकारी में आ चुका है, आपने पहले भी बोला था। ठीक है, सो दमन से रोहा हमने आपको यहां पर दिखाया। तीसरे नंबर पे आइए, तीसरा नंबर है कन्नड़ कोस्ट।
थर्ड नंबर है कन्नड़ तट। अब कन्नड़ तट जो है ये कर्नाटका का तट है, कर्नाटका कोस्ट। ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के तट को हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। नाम से क्लियर हो गया, क्योंकि कन्नड़ भाषा कर्नाटका में बोली जाती है। बिल्कुल संगवान भाई ने हमने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि कोंकण नेम इज जस्ट बिकॉज ऑफ कोंकणी लैंग्वेज। क्या कोंकणी लैंग्वेज भारत के संविधान में है? अरे हाँ कि ना, बताइए एक बार जरा तेजी से। पॉइंट यहां पे मैं आपको बता रहा हूं कि बिल्कुल आपने सही बोला है हेमंत, कि कोंकण तट जो है ये कोंकणी भाषा के नाम पर है। वहां पर आप देखिए जो कोंकणी भाषा वाले जो मछुआरे होते हैं, उनकी अपनी अलग संस्कृति है, ट्रेडिशनल डांस है। आप सब लोग कई बार बॉलीवुड की मूवीज में लवनिया डांस देखते होंगे, लवनी, वो सब उन्हीं का डांस तो है। आप में से कई बच्चों को आता भी होगा। देखिए जीवन में क्या रखा है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करना है, बाकी टाइम एंजॉय कीजिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, डांस है, सिंगिंग है, मॉडलिंग है, बहुत सारी चीजें हैं जिस पर आप अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। नो, कोंकणी भाषा भारत के संविधान में नहीं है, ये पता नहीं है? अच्छा, बता दूंगा, अभी थोड़ी देर वेट कीजिए, इसको पहले फिनिश किया जाए। लवनी नहीं रे, लवनी विजय, लवनी नहीं लवनी। वो नहीं होते, देखते हो कि मराठी लोग मराठा कपड़ा वपड़ा ये लगा होगा के पूरा अपना डांस करते रहते हैं। सो देखिए कन्नड़ तट जो है यहां भी आपसे पूछा जाएगा विस्तार, और ये आया हुआ सीजीएल में भी क्वेश्चन है कि कन्नड़ तट का विस्तार कहां से कहां तक है। वो आप दिखाएंगे रोहा टू मैंगलोर, रोहा से मंगलौर तक के तट को हम लोग कन्नड़ तट कहते हैं। तीसरे नंबर का है कन्नड़ तट जो है सबसे, आपको जो यहां पर आप देखेंगे जब पश्चिमी घाट वहां पर होता है सबसे कम चौड़ा होता है, ठीक है, सबसे कम चौड़ा होता है। वो आगे हम लोग चर्चा करेंगे पश्चिमी घाट वाले पॉइंट में, पहले आप इसको लिख लीजिए। कन्नड़ तट कर्नाटक, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कन्नड़ भाषा भी भारत की शेड्यूल लैंग्वेज है। भारत में 22 अनुसूची के संदर्भ में आपको ये 22 अनुसूचित भाषाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब आपने दिखा दिया यहां पर रोहा, और रोहा से ये पहुंच गए आप कहां, तो मैंगलोर, रोहा से मैंगलोर। अब आप चौथे नंबर पे आइए, ये है मालाबार कोस्ट, दिस वन इज मालाबार तट। अब आप पॉइंट बताइए कि मालाबार तट किस राज्य का तट होगा, ठीक है, मालाबार तट किस राज्य का तट होगा, तो वो भी हम लोग देखते हैं। केरला, केरल के तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, और एक्सटेंशन इसका हो जाता है मैंगलोर टू कन्याकुमारी। एक्सटेंशन इसका जो है मैंगलोर टू कन्याकुमारी। मालाबार तट ध्यान में रखिएगा, ये वाला भाग। अब मालाबार तट पे आपको मलयालम भाषा चलती है, यहाँ पर कन्नड़ भाषा चलती है, यहाँ पर कोंकणी भाषा चलती है, ये गुजराती भाषा चलती है, ठीक। अब हम लोग वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की ओर जा रहे हैं। 2 कोस्ट है भारत में, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पोर्ट के लिए, बंदरगाह के लिए अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबमर्जेंस की स्थिति है। मालाबार तट वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर फिर से इमरजेंस है, इस भाग में फिर से इमरजेंस है। चीजों को ध्यान रखिएगा, यहां भी इमरजेंस और इस भाग में इमरजेंस, इन भागों में सबमर्जेंस। आइए 5वें नंबर पर हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। 5वें नंबर की ओर हम लोग मूव करते हैं। जो 5th नंबर है वो है कोरोमंडल कोस्ट।
ये जो है कोरोमंडल तट। क्लियर है? बिल्कुल हेमंत, सही लिखे आप। कोरोमंडल तट किस राज्य का तट है? ये है आपका तमिलनाडु, और इसका भी विस्तार आपको मैं दिखाता हूं। कई सारे बुक्स जब आप रीड करेंगे तो वहां पे कोरोमंडल तट जो होता है वो आंध्र प्रदेश भी लिखा मिल जाएगा आपको। क्यों आंध्र प्रदेश दे देता है, मैं आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं, कुछ भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब ये देखिए यहां आपका कोरोमंडल कोस्ट है, और ये दो नदियां होती है। दिस वन इज गोदावरी एंड हेयर इट इज कृष्णा रिवर। ठीक, गोदावरी रिवर, R. रिवर, और ये इसका डेल्टा। सो कृष्णा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक को आप क्या कहते हैं? कोरोमंडल कहते हैं। कृष्णा डेल्टा से लेकर अभी बताता हूं, परेशान नहीं होना है मनीष, प्रियंका, लैंग्वेज लिखवा दूंगा मैं। ऐसे आपको ये 8वीं अनुसूची में पढ़ना है। भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 14 पहले थी, फिर बाद में 1 जुड़ती है, फिर 3 जुड़ती है, फिर 4 जुड़ती है। आपको सबकी जानकारी रखना है। देखिए कोरोमंडल कोस्ट का विस्तार जो है ये मैं आपको दिखा रहा हूं, कृष्णा डेल्टा टू कन्याकुमारी, कृष्णा डेल्टा टू कन्याकुमारी। ध्यान रखिएगा, ये कोरोमंडल तट है। किस राज्य का? तमिलनाडु का। तमिलनाडु के तट में ही कोरोमंडल आता है मोस्टली, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आंध्र प्रदेश को भी हम लोग कुछ भाग को देखते हैं। ठीक, अब इसके ऊपर चलेंगे। छठा नंबर आपके सामने में ये रहा, देखिए जरा सा, यहां पर एक नदी है महानदी। ठीक है, ये गल्फ ऑफ खंबात में मिटा देता हूं। अब देखिए एक नदी आपके सामने में आ रही है जो कि है महानदी, और पूरे महानदी से लेकर इस कृष्णा डेल्टा तक के रीजन को हम लोग कहते हैं नॉर्थ सरकार, नॉर्थ सरकार कोस्ट, उत्तरी सरकार तट। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तरी सरकार तट किस राज्य का हो गया? आंध्र प्रदेश का हो गया, मगर इसमें कुछ भाग ओडिशा के भी सम्मिलित होते हैं। इसलिए कई बुक्स में आपको सिर्फ लिखा मिलेगा ईस्टर्न कोस्ट में उत्तरी सरकार और कोरोमंडल तट, बस 2 ही लिखे मिलते हैं। थोड़ा सा सही एक्सप्लेनेशन नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं, उन सारे चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। अनोखी कुमारी ने लिखा कि 22 लैंग्वेज में इंग्लिश भी है क्या? पहले चीज मैडम बताइएगा। अनोखी, हाँ, बहुत बेहतरीन नाम है आपका, बेहतरीन। ऐसा नाम आप पहली बार जीवन में मैं सुना हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप बिल्कुल अनोखापन आप में होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसे ऐसे कार्य करेंगे इस भारतवर्ष के लिए, वो अपने आप में अनोखा होगा। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, यूपी आरओ की कंप्लीट जो भी, अरे आरओ तारो क्या है हर्षवर्धन? आरओ कोई चीज है? अभी कितने बच्चे सिलेक्टेड है आरओ में? आप जो लेवल पढ़ रहे हैं पीसीएस लेवल तक क्वेश्चन बनेगा, सीडीएस बनेगा, सीएपीएफ बन रहा है। यहाँ से क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूँ, ये लेवल सीएपीएफ यूपीएससी का लेवल चल रहा है आपको। ये आरओ क्या चीज है? छोटा मोटा उड़ा दोगे हर्षवर्धन इसको। बताता हूं मैडम अनोखी जी की 22 लैंग्वेज में। अब बताइए पहले, भारत की रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश है क्या? ये इंग्लिश गलती किसकी? कौन लेके आया इंग्लिश? ये क्या राम जी ने इंग्लिश बोला था? व्हाट आर यू डूइंग सीता, ऐसा कुछ बोला था? नहीं। हमारी भाषा संस्कृत सही है, संस्कृत से अभ्रंशित होकर हमारी भाषा आप देखिए हिंदी के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक, बिल्कुल। ये बेरोजगारी मिटाओ वाला कौन है भाई? अबे अपना नाम तो रख लो तो ठीक है। आजकल तो मैं हूं बेरोजगार खूब चल ही रहा है। कोई लोग ऐसे लाखों कमा रहे, वो भी लिख रहा है मैं हूं बेरोजगार। अबे तू बेरोजगार है? सोचिए जरा सा। मतलब कई लोग मतलब बच्चों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ भी कर सकते। वो ठीक है कि आप सपोर्ट करें, लेकिन तरीके से करो ना यार, हम भी करते हैं।
ठीक है, लाखों करोड़ों छाप रहे हो, अब लिख रहे हो हमें बेरोजगार, आके वहां पे भविष्य और ये वो फलना ढिकना करने लगते हैं। बिल्कुल धीरज चौधरी, वेरी नाइस ब्रो धीरज। इंग्लिश नहीं होती है, इंग्लिश हमारी भाषा नहीं है, इंग्लिश कोई भाषा ही नहीं है, इंग्लिश कुछ चीज है, सबसे वाहियात है इंग्लिश। रसिया वसिया जाके देखिए, कोरिया चाइना में इंग्लिश वगैरह कुछ नहीं चलता बिल्कुल। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटली, इटालियन, लैटिन भाषाएं चलती हैं। नॉर्थ सरकार हो गया आंध्र प्रदेश, और इसके विस्तार को आप दिखा दीजिए, महानदी डेल्टा से कृष्णा डेल्टा, लिख के रखिएगा, महानदी डेल्टा से कृष्णा डेल्टा आपको लिख के रखना है। अब इसके ऊपर जो 7वां नंबर है वो है उत्कल कोस्ट, मैं बता दूंगा अभी, लैंग्वेज ही बता दूंगा, अभी टाइम है ना। उत्कल तट ये होता है ओडिशा का, और इससे भी ऊपर जाएंगे तो छोटा सा 8वां नंबर जो कोस्ट होता है वो होता है बंगाल कोस्ट, जो कि होता है वेस्ट बंगाल का। क्लियर है पॉइंट? सर रिवर तंत्र पढ़ाओगे? विक्की तो थोड़ी ना उड़ाएंगे, हम तो पढ़ाएंगे ही। अच्छा, बेरोजगारी मिटाओ, कोई ज्यादा पता है भाई हैं। उत्कल तट जो है ये ओडिशा का है, और सबसे छोटा जो कोस्टल एरिया आप देख रहे हैं वो बंगाल का तट आपको देखने को मिल रहा है। आप सबसे अब क्वेश्चन ये है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा रेखा कोस्टल है? तो आप दिखा रहे हैं 9 राज्य है कि सीमा रेखा कोस्टल है। यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो 4 है जिनकी सीमा रेखा कोस्टल है, और ये आपके सामने में है अंडमान एंड निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा दमन एंड दीव, और पुडुचेरी। लिखिए तेजी से, भारत के इतने कौन से राज्य है? आपको 8 दिख रहा है, तो 9वां आपको सबसे पहले मैंने गोवा भी तो बता रखा है, 9वां गोवा तो होगा, ठीक है। इसको लिखिए तेजी से, भारत में 9 राज्य है जिनकी सीमा रेखा कोस्टल है, 4 यूनियन टेरिटरी है जिनकी सीमा रेखा कोस्टल है। अगर क्वेश्चन की डिमांड हो, अगर क्वेश्चन की डिमांड हो कि भारत के मुख्य भूमि पर कितने राज्य एवं यूनियन टेरिटरी है जिनकी सीमा रेखा कोस्टल है, तो आंसर होगा 11। हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग अ कोस्ट लाइन ओवर द मेन लैंड ऑफ इंडिया? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैविंग अ कोस्टल लाइन ऑन मेन लैंड ऑफ इंडिया? 11। और सीधा अगर इंडिया पूछ देगा, सीधा इंडिया पूछ दिया तो 9 + 4 कर दीजिए, टोटल कितने हो गए? 13। लिखिए इसको तेजी से जरा सा। विक्रांत धामा ने लिखा है 11, बहुत बढ़िया, 11 आपकी जानकारी में आया विक्रांत। वायरल हो मीन्स मतलब ये अपना बच्चा, पहले तो नाम बताओ भाई, बेरोजगारी मिटाओ। तुम बेरोजगारी मिटाओ नहीं, तुम्हें तो रोजगार लेना है पहले तो, हैं? तो उसको बेरोजगारी मिटाओ से हटा के अपना नाम डालिए, रोजगार लेना है। और अनोखी ने लिखा वायरल हो मीन्स मतलब कहने का मतलब इसका है बेरोजगारी वाले का कि आप प्रसिद्ध हैं। हाँ, आप सब लोगों को अभी जैसे मेरे नाम नहीं पता, अगर आप सब लोग को एकेडमिक नेम मेरा पता हो, सो आई हैव फेस 3 इंटरव्यू इन माई लाइफ, ठीक, और 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। यूपीएससी के ही तीनों थे, लेकिन एक सीएपीएफ के लिए, एक आईएएस के लिए और एक सीडीएस के लिए। ये 3 इंटरव्यू मैंने अपने लाइफ में फेस किया है, तीनों ही यूपीएससी के, और तीनों जगहों पर मुझसे पहला क्वेश्चन मेरे नाम से ही बना था। And I was much aware about that कि the first question arise from me that would be about my name. तो that's a good thing। आई, ये आपने लिख लिया मेनलैंड इंडिया वगैरह। अब मैं आपको ये जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी के बारे में कुछ पॉइंट आपको लिखा रहा हूँ। और फिर एक बच्चे ने लिखा था लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज जैसे आपको मेरे हिसाब से एसएल सिंह सर पढ़ा रहे हैं, बेहतरीन टीचर है एसएल सिंह सर हमारे।
मेरे से भी सीनियर है सर, उनकी बात ही अलग है सर, आपको लैंग्वेज में सारा कुछ लिखवाएंगे। ठीक है। आइए मैं अभी आपको दिखा रहा हूं पुडुचेरी। नेक्स्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं वो है पुडुचेरी। ध्यान दीजिएगा, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है। पुडुचेरी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पुडुचेरी, पहले इसका नाम था पौंडीचेरी, और पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है 4 डिस्ट्रिक्ट है। चारों डिस्ट्रिक्ट आपके सामने में ये रहे। यनम, यनम ये रहा आपके सामने में, पुडुचेरी ही नाम है। देन करईकाल, ये है करईकाल, और ये है माहे। सो अगर हम लोग देखें, क्लियर है पॉइंट? बिल्कुल बात सही है। नाम में क्या रखा है? सब मोहमाया, वहीं से तो आया है। ठीक, और ये पुडुचेरी और करईकाल आपको तमिलनाडु में है, और यनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है। सो पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है और 3 राज्यों के साथ सीमा है। ये भी ध्यान रखिएगा, पुडुचेरी में 4 डिस्ट्रिक्ट है, 3 राज्यों के साथ सीमा है, और ये जो पुडुचेरी आपने दिखाया है ये इसका कैपिटल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, यनम पुडुचेरी की सीमा रेखा आंध्र प्रदेश के साथ में, करईकाल की सीमा रेखा तमिलनाडु के साथ में, माहे की सीमा रेखा आपको केरला के साथ में। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पुडुचेरी की भाषा भी लिख दूं, लैंग्वेज। पुडुचेरी की लैंग्वेज जो है, अगर आंध्रा है तो तेलुगु, तमिल है तमिलनाडु तो तमिल, केरला है तो मलयालम, और साथ साथ पुडुचेरी पर अधिकार किसका था? फ्रेंच, तो फ्रांसीसी भाषा है। 4 भाषाएं बोली जाती है पुडुचेरी में, और भारत में कब मिला है? 1954 में। यह भी आप तेजी से लिखिए जरा सा। बिल्कुल सही जा रहे हो मनीष, यही दुनिया है और सब मोहमाया है। मुखर्जी नगर में अगर किसी बच्चे ने सब मोहमाया है इस तरह से शब्दों का प्रयोग किया, समझ जाइए कि हमारा स्टूडेंट है, मेरे से जरूर कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। गलती किसकी आवाज़ आ रही है, इस तरह से मेरे टैगलाइंस चलते हैं, तो वो सारे बच्चे कहीं ना कहीं मुझसे पढ़े होते हैं और बहुत ही बेहतरीन सभी होते हैं। सो पुडुचेरी आपको बताया गया 1954 में भारत का यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया, केंद्र शासित प्रदेश। पुडुचेरी 4 डिस्ट्रिक्ट है मिलाकर बनता है, और इसकी सीमा 3 राज्यों के साथ में लगती है। यनम पुडुचेरी आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी इसका खुद का कैपिटल तमिलनाडु के साथ में, करईकाल तमिलनाडु के साथ में, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, माहे पुडुचेरी की सीमा रेखा किस राज्य के साथ में लगती है? तो केरला के साथ में लगती है। क्लियर है पॉइंट सभी लोगों को यहाँ तक? एक लास्ट आपको एक बच्चे ने जो मैसेज किया था उनको ध्यान में रखकर, अनोखी जी ने जो मैसेज किया था उनको बिल्कुल लास्ट उन्हीं के साथ फिनिश करूंगा, लैंग्वेज। सो उम्मीद है आप सब लोग इसको बना पा रहे हैं। कोई डाउट किसी को? यहाँ तक सब क्लियर है? फर्स्ट क्लास। आर यू गेटिंग माई ऑल कंटेंट्स? एक बार जवाब दीजिए। फिगर भी बना के रख सकते हैं। और लास्ट में आपको लैंग्वेज अनोखी जी की डिमांड पर, और पहली बार मैंने ये नाम भी सुना है, तो मैं बिल्कुल डेफिनेट उनकी जो फरमाइश है उसको पूरा करते हुए ही जाऊंगा। आज की क्लास का समापन करूंगा। नो डाउट। राज जायसवाल, वेरी नाइस ब्रो। आइए
सो अब जो लास्ट में लिखा रहा हूं, इट इज बेसिकली यू हैव टू लर्न इट इन अ पॉलिटी। ठीक है, ये आप पॉलिटी में लर्न करते हैं और या इधर हिस्ट्री में भी लर्न कर सकते हैं। ओके, देखिए भारत में 22 लैंग्वेजेस है जो कि आपको पता है कि 8वीं अनुसूची में होती है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में होती है। 14 भाषा जो थी, 14 लैंग्वेज जो था, ये बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में आपको देखने को मिल जाएगा, मूल संविधान में। इसके बाद है +1 बाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। पूरा लिख देता हूं अगर किसी बच्चों को दिक्कत हो, अगर इस तरह से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। वेरी नाइस, सब लोग पसंद कर रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मेन चीज है कि होता है ना कि मेरे दिल से निकली हुई बातें आपके दिल तक पहुंच जानी चाहिए। तो ये जो कंसेप्ट मैं जो यूज करता हूं वो कंसेप्ट आप तक पहुंच जाए, बड़ी अच्छी बात है। जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जो भाषा जोड़ी गई उसका नाम था सिंधी। ये जो मैं पॉइंट अभी लास्ट करा रहा हूं, आज का लास्ट यहीं पर रहेगा। ये अनोखी जी के लिए उनके फरमाइश पर दिया गया हुआ है और मेरे हिसाब से बाकी सब लोग भी इसको एंजॉय करेंगे। अगर कुछ लोगों की जानकारी ना हो तो वो भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए मैं आपको अब आगे लेकर चलता हूं और थोड़ा सा मार्कर फिलअप कर लिया जाए। इतना लिखता हूं, इतना फिगर बनाता हूं, मार्कर ही मुझे 4-5 बार भर जाते हैं। क्लियर है? देखिए 1967, मजा आ गया और जीवन में मजा आना चाहिए जानी भाई। हाँ, सो बाय 21st अमेंडमेंट, देन है +3 में अनोखी जी देखिएगा, यहां पर आपके लिए ही पॉइंट में लिखवा रहा हूं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं जो है ये +3 में हमने दिखाया। बाय 21 में 50 जोड़ दीजिए, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब का है ये? 1992। ठीक है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। और पहली भाषा जो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची 8 शेड्यूल में, वो है आपको सिंधी। ठीक है, क्लियर है? और जो लास्ट में आपको दिखा रहा हूं, ये इधर लिख देता हूं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मेरे हिसाब से, ये तो सबकी जानकारी में होना चाहिए, बोरो, संथाली, डोगरी और मैथिली। ठीक है, ये देखिए जरा सा। और +4 मैं यहां पर दिखा रहा हूं, बाय 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और ये है 2003 का। और ये कौन सी भाषा है? +4, ध्यान दीजिएगा, +4 कौन कौन सी है? बोरो, डोगरी, संथाली और मैथिली। आजकल हमारे बिहार, दरभंगा, मधुबनी से मैथिली ठाकुर जी, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत ही बेहतरीन भारतीय प्राचीन संस्कृति की अक्षुण्ण परंपरा को उस बच्चे ने बना के रखा हुआ है। मैं भी खूब सपोर्ट करता हूं उस बच्चे को। मैथिली ठाकुर, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, बिहार से हैं, क्या बेहतरीन गाती हैं, क्या अपनी संस्कृति, अपने सभ्यता का उन्होंने नाज रखा है। ठीक, सो ये +4 है, +1 है, +3 है, और आपको ईयर भी याद करके रखने होंगे। इस तरह से भाषा जो टोटल होती है वो होती है 14 + 1 + 3 + 4 दैट इज 22। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए, हाँ कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको ध्यान में रखना है।
21 में 50 जोड़ के 71, फिर 71 में ये आप 21 को जोड़ दीजिए, 71 में फिर से 21 को जोड़ दीजिए, ये बन जाएगा आपका 92। ठीक है,